सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CATV और आज इस वीडियो में हम रिवाइज़ करने वाले हैं इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन के बारे में। देखा जाए तो ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है ये सेक्शन 206 से 229 तक रन करता है और नियरली इसमें अराउंड दिख रहा है कि 23 सेक्शन है, जिसमें से 5 सेक्शंस तो इन्वेस्टिगेशन के ही है। और देखा जाए तो ये चैप्टर छोटा है और पर इसमें याद रखने का अच्छा खासा क्वांटम है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस वीडियो को बनाने में और ये थोड़ा सा लंबा जाएगा चैप्टर, बट मैं इंश्योर करता हूँ कि ये जो चैप्टर अगर आप इसको पढ़ोगे देन उसके बाद जो है आपसे इजीली सारे क्वेश्चन हैंडल हो जाएंगे और वो वैसे भी दिख जाएगा। जैसे हम अभी प्रोविजंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, तो एक पर्टिकुलर प्रोविजन पढ़ने के बाद उस पर्टिकुलर प्रोविजन के हम क्वेश्चन करेंगे, तो उससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको प्रोविजन पे कितने ग्रिप आई है। तो बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आता है सेक्शन 206। तो सेक्शन 206 की बात कर रहा है पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्ट बुक एंड कंडक्ट इंक्वायरी। तो अगर हम बात करें 2061 की, तो ये पावर किसको दे रहा है? रजिस्ट्रार को। अब रजिस्ट्रार को क्या पावर दी है? टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट। तो इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट को वो कॉल कर सकता है। देखना, इन्फॉर्मेशन जो होती है, इन्फॉर्मेशन होती है फर्निश और डॉक्यूमेंट होते हैं प्रोड्यूस। लिख लेता हूँ मैं इधर, इन्फॉर्मेशन होती है फर्निश और बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट होते हैं प्रोड्यूस। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन होती है फर्निश और डॉक्यूमेंट होते हैं प्रोड्यूस। ठीक है, तो पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट। द रजिस्ट्रार में बाय रिटर्न नोटिस, द रजिस्ट्रार में बाय रिटर्न नोटिस रिक्वायर द कंपनी। तो रजिस्ट्रार कंपनी से मंगवा सकती है टू फर्निश इन राइटिंग सच इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन। तो कंपनी को बोल सकती है रिटर्न नोटिस के थ्रू कि कंपनी तुम इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो है वो फर्निश करो और डॉक्यूमेंट जो है उसको प्रोड्यूस करो रीजनेबल टाइम में। अब इसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो दी नहीं जाएगी बिफोर इशुएंस ऑफ सच नोटिस, कि हम मतलब कि हम मांग सकते हैं, सिंपल सी बात है। और इसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी जाएगी और आपको रिटर्न में देना है, मतलब ओरल नहीं चलेगा। ठीक है, अब रजिस्ट्रार इस तरीके की पावर को एक्सरसाइज कर सकती है। तो ये कब एक्सरसाइज करेगी? मे एक्सरसाइज पावर वेयर ऑन अ स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय द कंपनी। हो सकता है कि जब रिटर्न्स के थ्रू या बहुत सारे रिटर्न्स के थ्रू जो डॉक्यूमेंट फाइल्ड होते हैं कंपनी के थ्रू, ठीक है, ऑन अ स्क्रूटनी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय द कंपनी। स्क्रूटनी करी डॉक्यूमेंट की और स्क्रूटनी करके पता चला, रजिस्ट्रार को एक ओपिनियन क्रिएट हुआ कि फर्दर इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन या फर्दर डॉक्यूमेंट जो है नेसेसरी है मंगवाना। तो या तो स्क्रूटनी से पता चला, ठीक है, या तो ऑन एनी इन्फॉर्मेशन रिसीव बाय हिम, या तो कोई सी इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई, या तो उसने खुद ने स्क्रूटनी करी, या तो कोई सी इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई जिससे ओपिनियन क्रिएट हुआ। इंपॉर्टेंट क्या है कि ओपिनियन क्रिएट होना। तो इससे क्या हुआ? ओपिनियन क्रिएट हुआ। इसमें भी क्या हुआ? ओपिनियन क्रिएट हुआ कि फर्दर इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो जो है रजिस्ट्रार जो है रिटर्न नोटिस के थ्रू कंपनी से मंगवा सकती है, इन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी नहीं देगी। ठीक है, फिर आती बात 206 सब सेक्शन 2 की। ठीक है, तो ड्यूटी ऑफ कंपनी टू फर्निश इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट। अब देखो, रजिस्ट्रार की पावर है तो कंपनी की ड्यूटी हो जाती है, तो उसको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंपनी की ड्यूटी है फर्निश करना। ड्यूटी ऑफ पास्ट ऑफिसर्स टू फर्निश द इन्फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी के अलावा अगर पास्ट ऑफिसर से भी इन्फॉर्मेशन डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं वो रिलेट टू पास्ट पीरियड हो। ठीक है, तो वेयर द इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड टू बी फर्निश टू द रजिस्ट्रार रिलेट टू एनी पास्ट पीरियड, the officer who had been in employment of the company for such period, if so called by the registrar, ठीक है, डॉक्यूमेंट पास्ट पीरियड के सबसे पहली कंडीशन। दूसरी चीज़ है कि ऑफिसर जो है एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए उस पीरियड में, और अगर रजिस्ट्रार ने कॉल्ड करा, इफ सो कॉल्ड बाय द रजिस्ट्रार, तो इफ सो कॉल्ड बाय द रजिस्ट्रार थ्रू द नोटिस सर्व ऑन देम, तो उनको भी नोटिस सर्व किया जाएगा इन राइटिंग और उनसे जो है इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन आस्क की जाएगी टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज। ठीक है, तो उनको भी बाकायदा जो है नोटिस सर्व किया जाएगा और इनसे इन्फॉर्मेशन गैदर की जाएगी। ठीक है,
अब पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू इंस्पेक्ट बुक्स, तो अभी तक अपन ने इन्फॉर्मेशन को गैदर करा। अब पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, अब सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो जो अब इधर बात हो रही है, सो अब रजिस्ट्रार में बाय अनादर रिटर्न नोटिस, अब इधर क्या बोल के रखा है, बाय अनादर रिटर्न नोटिस। देखो एक रिटर्न नोटिस से तुमको इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब बाय अनादर रिटर्न नोटिस कॉल अपॉन द कंपनी टू प्रोड्यूस फॉर हिज इंस्पेक्शन सच फर्दर अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स, पेपर्स, एक्सप्लेनेशन एज ही मे रिक्वायर एट सच प्लेस एंड एट सच टाइम एज मे स्पेसिफाई इन द नोटिस। तो रजिस्ट्रार क्या करता है, बाय रिटर्न नोटिस जो है कॉल अपॉन द कंपनी टू प्रोड्यूस, कि प्रोड्यूस करो फॉर हिज इंस्पेक्शन, आप अपने इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस करो बुक्स ऑफ अकाउंट, पेपर, एक्सप्लेनेशन एज ही में रिक्वायर एट सच प्लेस एट सच टाइम एज स्पेसिफाई इन द नोटिस। तो बाकायदा नोटिस में दिया हुआ रहेगा। अब ये जो है ये पर्टिकुलर पावर भी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो ये पर्टिकुलर जो पावर है, ये पर्टिकुलर पावर ये इंस्पेक्शन की रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये कब एक्सरसाइज करेंगे, वेयर नो इन्फॉर्म और एक्सप्लेनेशन इज रिसीव्ड टू द रजिस्ट्रार विद इन द टाइम स्पेसिफाइड बाय द रजिस्ट्रार। अब मुझे बताओ कि जो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन उनको मिली नहीं, अगर मिलती तो अच्छी बात होती, नहीं मिली इनको इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, तो फिर इन्होंने इंस्पेक्शन करा, ठीक है। तो अगर नो इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन इज रिसीव टू द रजिस्ट्रार, ठीक है, इज फर्निश टू द रजिस्ट्रार और द रजिस्ट्रार ऑन एन एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फर्निश बाय द कंपनी। तो चलो एक तो अभी अपन ने पढ़ा कि मिली नहीं, एक तो अभी अपन ने पढ़ा इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन तो हमको मिले नहीं, पर the registrar on an examination of document furnished by the company is of opinion that the information explanation furnished is inadequate। पर चलो अगर मिली भी तो वो इनएडिक्वेट रही, ठीक है। एक तो या तो तुमको मिली नहीं, जो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन कॉल करनी थी वो तुमको मिली नहीं, ठीक है, तो नो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन फर्निश वो तुमको मिले नहीं। और चलो अगर मिले, ठीक है, पर वो इनएडिक्वेट निकले। The registrar is satisfied on a scrutiny of a document furnished by the company that an unsatisfactory state of affairs exists in the company and does not disclose a full and fair statement of the information required। अब रजिस्ट्रार is satisfied on the scrutiny of document। अब तीसरी बात कर रहा है कि स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट करने के बाद जो फर्निश कर रही थी कंपनी ने, वो सेटिस्फाई हो जाता है दैट देयर इज़ एन अनसेटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो हमने तीन चीज़ क्या पढ़ी भैया, एक तो जो है जो नो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, कोई इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ही नहीं मिली, चलो मिली है पर इनएडिक्वेट मिली है। और स्क्रूटनी से पता चल रहा है कि अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ अफेयर्स है कंपनी में एग्जिस्ट हो रहे हैं, और उसने फुल एंड फेयर स्टेटमेंट को डिस्क्लोज ही नहीं करा है। तो जब चीज़ें आगे होकर फुल एंड फेयर मैनर में डिस्क्लोज नहीं करी जाती है तो फिर इंस्पेक्शन ही करो उसका। तो रजिस्ट्रार शेल रिकॉर्ड हिज रीजन इन राइटिंग फॉर इशूइंग सच नोटिस। और रजिस्ट्रार इस केस में क्या करता है, रजिस्ट्रार इस केस में जो है रिकॉर्ड करता है रीजंस इन राइटिंग बिफोर इशूइंग सच नोटिस। तो तीन कारण हैं कि इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन नहीं मिले, पर चलो अगर मिले हैं पर वो इनएडिक्वेट मिले हैं, और स्क्रूटनी से पता चल रहा है कि फुल एंड फेयर स्टेटमेंट फर्निश नहीं हुए हैं और अनसेटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है। अब बात आती है पावर ऑफ द रजिस्ट्रार टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन और कैरी आउट इंक्वायरी। अब क्या बोला गया है कि पावर ऑफ द रजिस्ट्रार टू कॉल, ठीक है, द पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन और कैरी आउट इंक्वायरी। द पावर ऑफ रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास क्या पावर है, टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन और कैरी आउट इंक्वायरी। अब द रजिस्ट्रार मे कॉल अपॉन द कंपनी to furnish in writing any information or explanation on matters specified in the order। अब क्या बोल के रखा है, इधर नोटिस वोटिस की बात नहीं कर रहे, इधर बोल रहे हैं कि मैटर जो पर्टिकुलर है वो मैटर पर्टिकुलर स्पेसिफाई कर रखेंगे ऑर्डर में, ठीक है, और आपको उसके रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन देनी है। देयर आफ्टर रजिस्ट्रार मे कैरी आउट सच इंक्वायरी एज ही डीम फिट आफ्टर प्रोवाइडिंग द कंपनी अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो रजिस्ट्रार may call upon the company to furnish in writing any information on explanation on matters specified in the order within such time as he may specify therein। Thereafter registrar may carry out such inquiry। तो रजिस्ट्रार पहले करती कॉल अपॉन द कंपनी टू फर्निश इन राइटिंग, बोलते हैं कि भैया हमको राइटिंग में फर्निश करो। क्या राइटिंग में फर्निश करो,
इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो है, जो हमने ऑर्डर के थ्रू स्पेसिफाई करके रखा था, ठीक है, विद इन सच टाइम एज ही में स्पेसिफाई देयर आफ्टर, उसके बाद क्या करेंगे, देयर आफ्टर रजिस्ट्रार में कैरी आउट सच इंक्वायरी, रजिस्ट्रार इंक्वायरी करेगी, आफ्टर प्रोवाइडिंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, बकायदा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी इस केस में, क्योंकि इंक्वायरी करनी है। द रजिस्ट्रार में एक्सरसाइज सच पावर इफ़ ही सेटिस्फाई, अब ये पावर कब एक्सरसाइज करते हैं कि इफ़ ही सेटिस्फाई ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद और फर्निश टू हिम ऑन अ रिप्रेजेंटेशन मेड टू हिम बाय एनी पर्सन दैट बिजनेस ऑफ अ कंपनी इज कैरी डाउन इन अ फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस। तो ये जो है एक्सरसाइज तब होगा जब बिजनेस जो है वो कैरी आउट हो रहा है फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस, या नॉट इन कंप्लायंस हो रहा है, ग्रीवियंस ऑफ इन्वेस्टर है वो एड्रेस नहीं हो रहे हैं, एंड बिफोर एक्सरसाइजिंग सच पावर रजिस्ट्रार इन्फॉर्म करेगी कंपनी को ऑफ एलिगेशन मेड अगेंस्ट इट बाय रिटर्न ऑर्डर, कि क्या एलिगेशन जो है उसके अगेंस्ट में मीट हुए हैं। Where business of a company has been or is being carried on a fraudulent or unlawful purpose, every officer of a company, तो अगर बिजनेस जो है वो कैरिड आउट इन अ फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस प्रूव होता है, तो जो ऑफिसर ऑफ अ कंपनी है वो सेक्शन 447 में लायबल हो जाएंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ इट इज सर्टिफाइड दैट द सर्कमस्टेंस ऑफ वारंट डायरेक्ट द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय टू कैरी आउट सच इंक्वायरी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इधर जो है इफ़ इट इज़ सर्टिफाइड एट द सर्कमस्टेंस ऑफ वारंट की सर्कमस्टेंस डिमांड कर रहा है, तो डायरेक्ट करता है रजिस्ट्रार को, इंस्पेक्टर को, कि आप इसकी इंक्वायरी करो। तो अगर अब हम देखें तो 2004 हमने पढ़ा, अब पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स बाय एन इंस्पेक्टर। अब वापस इधर इंस्पेक्शन की बात आ रही है, बोला है अब इधर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर आ गई। अभी तक हम रजिस्ट्रार की पावर समझ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर। तो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 2065, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 2066, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स बाय एन इंस्पेक्टर। तो जो है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अगर सेटिस्फाई होती है कि सर्कमस्टेंस डिमांड कर रहा है, तो वो डायरेक्शन दे सकता है कि भैया इंस्पेक्शन करो बुक्स ऑफ अकाउंट का बाय एन इंस्पेक्टर। अब पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑथराइज एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, तो इंस्पेक्टर के साथ वो किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को भी बोल सकता है कि इंस्पेक्शन कैरी आउट करने का बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑथराइज कर सकता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को कि इंस्पेक्शन कैरी आउट करो। तो देखो अगर इंस्पेक्शन की बात करें, तो पावर है किसको, पावर है फॉर इन्फो information received or inform further information when information received or written document
डॉक्यूमेंट 5, ठीक है। सेकेंड होती है ड्यूटी। लास्ट ऑफिसर, ठीक है। रजिस्ट्रार, इंस्पेक्ट, स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट, of affairs, unsatisfactory state of affairs है। and हाँ, तो सॉरी फॉर दी डिले। और अब हमने पढ़ा सेक्शन 206 में, अगर देखा जाए तो फटाफट अब हम देख लेते हैं कि 206 के 1 में हमने रजिस्ट्रार को पावर दी थी कि वो इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट कॉल कर सकता है। अब 2062 और 2062 का प्रोविजन जो आता है, मामा गेट बंद कर लो यार, तो आप यार चिल्ला लो। हाँ, तो 2062 और 2062 का प्रोविजन जो बोलता है वो ड्यूटी की बात करता है। फिर 2063 की बात कर रहा है, तो 206 में रजिस्ट्रार को पावर है टू इंस्पेक्ट, तो 2063 से इंस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। 2064 में रजिस्ट्रार को पावर है इंक्वायरी करने की, ठीक है। और फिर 2065 और 206 बात कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को इंस्पेक्ट करने की। तो जो इंक्वायरी वाला सेक्शन है वो 206 का 4 है इंक्वायरी वाला सेक्शन, बाकी इंस्पेक्ट वाले सेक्शन है। तो 2063, 2065, 206 का 6 वो जो है वो इंस्पेक्शन के सेक्शन है। अब पनिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन करा, अगर कंपनी फेल हो गई है टू फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन, ठीक है। कंपनी फर्निश हो गई है, ठीक है, जिसकी ड्यूटी है, पर उसने फर्निश ही नहीं करी इन्फॉर्मेशन, तो जो है कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो डिफ़ॉल्ट में है, फ़ाइन लग जाएगा, क्योंकि इनकी ड्यूटी है ना। अगर नहीं करा तो फ़ाइन लग जाएगा। और फाइन क्या है? 1 लाख, ठीक है, फ़ाइन है अप टू 1 लाख, और एडिशनल फ़ाइन है 500 पर डे, ठीक है। तो फ़ाइन जो है वो है 1 लाख, और एडिशनल फ़ाइन है प्लस 500 पर डे। तो यही पास्ट ऑफिसर्स के लिए है और ये कंपनी के लिए है एडिशनल फाइन, ठीक है। अभी सारी कंपनीज पे लगता है, पब्लिक और प्राइवेट। तो अभी अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन से हम अपनी जो है नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं रहे। सो अ नोटिस वॉज सेंट, तो सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है? नोटिस वॉज सेंट, नोटिस सेंड करा है, ऑर्डर सेंड नहीं करा, ठीक है। तो इंक्वायरी वाला सेक्शन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 2064 में इंक्वायरी की ऑर्डर की जो इंक्वायरी होती है, रजिस्ट्रार की बात आ गई है, तो रजिस्ट्रार नोटिस दे रहा है। अब रजिस्ट्रार इंक्वायरी करता तो भैया 2064 में आ जाता, ठीक है। अब रजिस्ट्रार की बात कर रहे हैं तो 2065 और 2066 भी नहीं आएगा, क्योंकि वो दोनों इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्शन करता है। फिर आती है बात 2063 की, तो 2063 देखते हैं कि वो आता है कि नहीं आता है। तो नोटिस वॉज सेंट बाय रजिस्ट्रार टू फर्निश द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजेक्टेड ड्यूरिंग हिज टेन्योर in the X company. Left ignored the notice considering that there is no more an employee of X company. तो नोटिस सेंड करा था
मिस्टर लेफ्ट को, ठीक है, बाय द रजिस्ट्रार टू फर्निश द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजेक्टेड ड्यूरिंग हिज टेन्योर इन दी एक्स लिमिट। तो इन्फॉर्मेशन जो है, इन्फॉर्मेशन कॉल कर रहे हैं रिलेटेड टू पास्ट पीरियड, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन फर्निश करने का बोल रहे हैं रिलेटेड टू पास्ट पीरियड, और उस पास्ट पीरियड में जो है मिस्टर लेफ्ट है वो वहाँ का पर्टिकुलर एम्प्लॉय था। अब लेफ्ट ने वो नोटिस को इग्नोर करा, कंसिडरिंग दैट ही इज़ नो मोर एम्प्लॉय ऑफ एक्स कंपनी। तो ही इज़ नो मोर एन एम्प्लॉय मतलब वो एम्प्लॉय तो अभी नहीं है, पर जिस पीरियड का इन्फॉर्मेशन चाहिए था उस पीरियड में तो वो एम्प्लॉय था। तो रजिस्ट्रार इशूड द समन अगेंस्ट द लेफ्ट। तो लेफ्ट को तो आना था, पर इधर लेफ्ट नहीं आया। तो उस केस में क्या करेंगे? अब रजिस्ट्रार में अगर हम गिवन केस देखें तो रजिस्ट्रार ने बाकायदा नोटिस सेंड करा था, ठीक है, लेफ्ट टू फर्निश सम इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सर्टन ट्रांजेक्शन ऑफ एक्स कंपनी एट द टाइम व्हेन नोटिस इज सेंड टू मिस्टर लेफ्ट ही इज़ नॉट एन एम्प्लॉय। तो जब नोटिस सेंड करा तब एम्प्लॉय नहीं है, बट ड्यूरिंग द पास्ट पीरियड जो है वो एम्प्लॉय था। तो एनालिसिस ऑफ 206 मेक इट एविडेंट दैट पास्ट एम्प्लॉय भी बाउंड होते हैं टू फर्निश इन्फॉर्मेशन टू द रजिस्ट्रार इफ फॉलोइंग टू कंडीशन सेटिस्फाई। टू कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए तब पास्ट ऑफिसर जो बाउंड होते हैं? सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलेट टू पास्ट पीरियड होनी चाहिए और नोटिस भी उसको सर्व होना चाहिए, रिटर्न नोटिस सर्व होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है। तो देखा हमने कि नोटिस तो सर्व हुआ है, इन्फॉर्मेशन भी पास्ट पीरियड से रिलेटेड है, तो वो बाउंड है। अगर उसने फर्निश नहीं करा तो कॉन्ट्रावेंशन है, पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी है 1 लाख की फ़ाइन है और 500 पर डे है। तो रजिस्ट्रार ने इशू कराया है रिटर्न नोटिस टू मिस्टर लेफ्ट एंड द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर बाय द रजिस्ट्रार रिलेटेड टू पास्ट पीरियड। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो मिस्टर लेफ्ट बाउंड है। तो इस तरीके से जो है हमने ये पर्टिकुलर सेक्शन ओवर करा। अब बात आती है सेकंड क्वेश्चन की, द ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर का ग्रुप है ऑफ एफएमजी लिमिटेड मेड अ कंप्लेंट टू कंसर्न रजिस्ट्रार को कंसर्न कंप्लेन करी दैट द बिजनेस ऑफ द कंपनी जो है वो अनलॉफुल एंड फ्रॉडुलेंट मैनर में हो रहा है। तो फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार उस पर इंक्वायरी करेगा, क्योंकि अभी हमने बात करी उस पर वो करेगा इंक्वायरी, ठीक है। तो बिज़नेस जो है कंप्लेंट से पता चल रहा है कि बिज़नेस जो है वो फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल मैनर में हो रहा है and filed an application to inquire into the affairs of the company. Referring to it and analyze the provisions of Companies Act 2013 decide whether the registrar ROC having a power to order for an inquiry। तो ROC के पास पावर है 2064 के अंदर की पावर है कि इंक्वायरी कर सकता है वाया ऑर्डर। जब उसको रीजनेबल जब उसको रजिस्ट्रार 2064 एम्पावर द रजिस्ट्रार टू कॉल अपॉन द कंपनी टू फर्निश इन राइटिंग। तो एम्पावर करता है रजिस्ट्रार को कि वो कंपनी को कॉल कर सकता है कि वो ये राइटिंग में फर्निश करे एनी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ऑन मैटर्स स्पेसिफाइड इन ऑर्डर। तो उसको इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन देना है ऑन मैटर्स स्पेसिफाइड इन दी ऑर्डर, ठीक है। अब रजिस्ट्रार इज ऑल्सो इम्पावर्ड टू कैरी आउट इन सच इंक्वायरी एज ही डीम फिट आफ्टर प्रोवाइडिंग अ कंपनी अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। और बाकायदा इधर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दी जाएगी। इंक्वायरी करेगा, बाकायदा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दी जाएगी। अब रजिस्ट्रार जो है इस टाइप के पावर्स कब एक्सरसाइज करता है? इफ़ ही सेटिस्फाइड कि जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, जब ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, जब उसको इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल होती है उसको सेटिस्फैक्शन होता है कि जो बिज़नेस है वो फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल प्रैक्टिस हो रही है, ग्रीवियंस जो है वो एड्रेस नहीं हो रहे हैं, बाकायदा रजिस्ट्रार एक रिटर्न ऑर्डर देगी, इन्फॉर्म करेगी कंपनी को अबाउट द एलिगेशन। तो रजिस्ट्रार को बाकायदा एलिगेशन के बारे में भी इन्फॉर्म करेगी वेयर द बिजनेस ऑफ अ कंपनी हैज़ बीन और इज़ बीइंग कैरिड आउट इन अ फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस। और अगर बाद में पता चला है कि जो बिज़नेस है जो फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस के लिए हो रहा है, तो जो कंपनी है वो 447 में लायबल हो जाएगी। तो एवरी ऑफिसर ऑफ अ कंपनी, तो अगर पता चला कि ऑफिसर ऑफ अ बिजनेस फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में वर्क कर रहा है, तो जो ऑफिसर है वो 447 में लायबल हो जाएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई होता है इफ़ द सर्कमस्टेंस ऑफ वारंट, डायरेक्ट करता है रजिस्ट्रार को टू इंस्पेक्ट, डायरेक्ट करता रजिस्ट्रार को या इंस्पेक्टर को टू अपॉइंट बाय इट टू कैरी आउट सच इंक्वायरी। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट कर सकता है, बोल सकता है कि इंक्वायरी कंडक्ट करो।
सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनको जो है डायरेक्ट कर सकता है रजिस्ट्रार को, इंस्पेक्टर को, टू कैरी आउट सच इंक्वायरी। ठीक है, अब इधर देखा जाए तो आरओसी के पास पावर तो है 2064 के अंदर। इफ़ यस स्टेट द प्रोसीजर, तो ये प्रोसीजर भी बाकायदा बता के रखिए कि आपको एक रिटर्न ऑर्डर देना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको एक सेटिस्फैक्शन क्रिएट करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू हिम, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव टू हिम, कि जो बिजनेस है वो फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में हो रहा है और ग्रीवियंस जो है, या तो ग्रीवियंस जो है वो प्रॉपर्ली हैंडल नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में जो है रिटर्न ऑर्डर दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन दो ऑन द मैटर्स प्रोवाइडेड इन दी रिटर्न ऑर्डर। ठीक है, इफ़ यस स्टेट द प्रोसीजर। ठीक है, स्टेट द वेदर द इंक्वायरी शुड बी परस्यूड बाय द आरओसी इन केस कंप्लेंट इज विदड्रॉन। वेदर द इंक्वायरी शुड बी परस्यूड बाय द आरओसी, क्या आरओसी इंक्वायरी परस्यू कर सकता है अगर कंप्लेंट विदड्रॉ हो गई तो बाय द ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर सब्सिक्वेंट टू द ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी। अगर कंप्लेंट को विदड्रॉ कर दिया, इंपॉर्टेंट ये है, अच्छा क्वेश्चन है कि क्या इंक्वायरी फिर भी परस्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम इसका पर्टिकुलर ऑर्डर पढ़े, इसका प्रोविजन पढ़े, तो इशू जो रेस करा है इन द गिवन क्वेश्चन, इफ़ आफ्टर इंक्वायरी इज ऑर्डर, जब इंक्वायरी ऑर्डर कर देता है रजिस्ट्रार और फिर कंप्लेंट हो जाती है विदड्रॉ, तो इस टाइप के प्रोविजंस दे के नहीं रखे हैं। तो इस टाइप के पर्टिकुलर प्रोविजंस जो है वो दे के नहीं रखे हैं। तो नाइदर 206 और अदर सेक्शन कंटेंट इन दी कंपनीज एक्ट मेक एनी प्रोविजन इन दिस रिस्पेक्ट। अब अगर हम इंटेंशन ऑफ लॉ पे जाए तो ये रीजनेबल है कि वंस ऑर्डर फॉर कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी इस पास, जब ऑर्डर हो जाता है इंक्वायरी का पास, द इंक्वायरी शुड बी कंप्लीटेड इवन वेयर अ कंप्लेंट इज विदड्रॉ। तो इंक्वायरी तो चलेगी इवन व्हेन द कंप्लेंट इज विदड्रॉ, एंड ऑन कंक्लूजन ऑफ सच इंक्वायरी इफ इट इज एस्टैब्लिश दैट द बिजनेस ऑफ अ कंपनी जो है वो कंडक्ट हो रहा है फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पज से, तो वो कंसिक्वेंशियल स्टेप लेगी और एक्शन लेगी, शुड बी टेकन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस। मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट वर्क होगा, फिर तो इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी के बाद अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि जो है बिजनेस जो है फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से हो रहा है, ग्रीवियंस जो है हैंडल नहीं हो रहे हैं, तो बाकायदा कंसिक्वेंशियल एक्शन जो है लिए जाएंगे। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंक्वायरी परस्यूड बाय आरओसी द कंप्लेंट इज विथड्रॉन। ठीक है, अब whether the central government has the power to direct the ROC to carry out the inquiry, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैज़ द पावर टू डायरेक्ट द आरओसी टू कैरी आउट द इंक्वायरी? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डायरेक्ट करे आरओसी को? तो हाँ, इफ द सर्कमस्टेंस ऑफ वारंट डायरेक्ट कर सकती है। तो इम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो 2064 का इम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो डायरेक्शन दे सकता है रजिस्ट्रार को या इंस्पेक्टर को। तो रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर को दे सकता है भैया, रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर को क्या दे सकता है? डायरेक्ट कर सकता है। तो रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर को बोथ को डायरेक्ट कर सकता है कि तू इंक्वायरी कैरी आउट कर इफ़ द सर्कमस्टेंस वारंट, अगर सर्कमस्टेंस डिमांड कर रहा है तो। ठीक है, वेयर इट इज़ एलिज्ड दैट द बिजनेस ऑफ अ कंपनी इज बीइंग कैरिंग आउट द फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल प्रैक्टिसेस पर्पस, सच सिचुएशन शैल बी कवर्ड। अच्छा, सच सिचुएशन कवर हो जाती है इन सर्कमस्टेंस ऑफ वारंट। ठीक है, इफ सर्कमस्टेंस ऑफ वारंट। देयरफॉर इन द गिवन केस सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट द रजिस्ट्रार टू कैरी आउट द इंक्वायरी। देयरफॉर इस गिवन केस में देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है टू डायरेक्ट द रजिस्ट्रार टू कैरी आउट द इंक्वायरी। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है टू डायरेक्ट द रजिस्ट्रार टू कैरी आउट द इंक्वायरी, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर है कि बिजनेस फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में हो रहा है, मतलब ये इस सिचुएशन में कवर है सर्कमस्टेंस सो वारंट में। तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट कर सकता है रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर को कि तुम इंक्वायरी कंडक्ट करो। तो रजिस्ट्रार खुद से भी कर सकता है, पर ये जो प्रोविज़न है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर दे रहा है। तो इस तरीके से जो है हमने पर्टिकुलर सेक्शन 206 जो है ओवर करा है। तो अच्छा सेक्शन था, बड़ा सेक्शन था, टाइम लग गया। अब हम ट्राई करेंगे कि इस बचे हुए कुछ सेक्शन से उसको हम फटाफट निपटाएं। ठीक है, क्योंकि हमको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई है। अब कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी, हमने जो है इंक्वायरी की बात करी थी, तो हम इंक्वायरी का पर्टिकुलर सेक्शन देख लेते हैं। इंक्वायरी क्या पढ़ा था हमने? 2064 में इंक्वायरी होती है। ठीक है, और इंस्पेक्शन जो है 2063 में होती है।
इंस्पेक्शन जो होता है 206 5 में होता है और 6 में होता है, 5 में होता है और 6 में होता है, ये इंस्पेक्शन है। और इंक्वायरी की सिर्फ एक ही सेक्शन था, ठीक है। अब कंडक्ट में क्या होता है कि ड्यूटी होती है ऑफिसर की एम्प्लॉय की कि आप डॉक्यूमेंट को फर्निश करो, आपके पास पावर है तो सामने वाले की ड्यूटी है। अब पावर ऑफ रजिस्ट्रार, अब रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर जो है इंक्वायरी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर इंस्पेक्शन कर सकते हैं टू मेक कॉपीज और प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर के पास पावर है कि कॉपीज़ ले लो या प्लेस करो आइडेंटिफिकेशन मार्क। सिविल कोर्ट के इनके पास पावर्स रहते हैं। और अगर डायरेक्टर जो है या ऑफिसर ऑफ द कंपनी है वो डिसऑबे कर रहे हैं डायरेक्शंस को, अगर वो डायरेक्शन जो इशू कर रहे हैं रजिस्ट्रार ने और इंस्पेक्टर ने, इस सेक्शन के अंडर जो भी डायरेक्शन इशू होते हैं, अगर उन्होंने उसका कॉन्ट्रावेंशन करा है तो इम्प्रिजनमेंट होगा सबसे पहले तो 1 साल का, और फाइन होगा शैल नॉट बी लेस देन 25,000 से 1 लाख तक। तो अगर हम देखा जाए तो अगर डायरेक्शंस फॉलो नहीं कर रहे हैं इस सेक्शन के अंदर, ठीक है, तो इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों हैं। और इसके पहले जो अगर उस पर्टिकुलर सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन था तो उसके अंदर फाइन था अप टू 1 लाख और एडिशनल फाइन था 50,000 का। तो इस तरीके से जो है हमने कॉन्ट्रावेंशन पढ़ा है 206 का और पर्टिकुलर 207 का, तो उसके कॉन्ट्रावेंशन के क्या कंसिक्वेंसेस हैं। फिर अब हम बात करते हैं इंस्पेक्शन के रिपोर्ट की। तो रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन तो ईजी है ये भी। अब आपने इंस्पेक्शन करा है, अब इंस्पेक्शन करा है या इंक्वायरी करी है, तो आफ्टर द इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, तो इंस्पेक्शन के सेक्शन क्या है, इंस्पेक्शन के सेक्शन वापस हम रिकॉल कर लेते हैं। 206 का जो 3 होता है उसमें जो रजिस्ट्रार है वो इंस्पेक्ट करता है। फिर 206 की बात आती है, 206 का 5 और 6 की बात होती है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्शन करता है। और 206(4) में जो है 206(4) में जो है इंक्वायरी होती है, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट और इंक्वायरी, तो बुक्स ऑफ अकाउंट की इंक्वायरी, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर का इंक्वायरी ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन 207, द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर है वो एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, बाकायदा रिपोर्ट सबमिट करेंगे। नहीं है कि इंक्लूड होगा, मे इंक्लूड अ रिकमेंडेशन विथ रीज़न, तो मे इंक्लूड अ रिकमेंडेशन डेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी नेसेसरी। जब इंक्वायरी और इंस्पेक्शन से भी बात नहीं बन रही है तो रिकमेंडेशन कर सकता है रीज़न में अटैच करके कि जो है इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी है टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। और रजिस्ट्रार शैल स्टेट द रीज़न सपोर्टिंग सच रिकमेंडेशन, और रजिस्ट्रार जो है शैल स्टेट द रीज़न सपोर्टिंग सच रिकमेंडेशन, वो जो रिकमेंडेशन कर रहा है फर्दर इन्वेस्टिगेशन का, तो जो रिकमेंडेशन है उसको रीज़न के साथ अटैच करके बताएगा कि क्यों ज़रूरी है इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना। अब आपकी इच्छा, आप करो या ना करो। तो इस पर एक क्वेश्चन है, समझते हैं इसको, ठीक है। जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार ने इंस्पेक्शन करा, अब रजिस्ट्रार इंस्पेक्शन कर रहा है, देखो रजिस्ट्रार इंस्पेक्शन कर रहा है 206(3) की बात हो रही है, ठीक है। तो द रजिस्ट्रार आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ PQR लिमिटेड सबमिट करी रिपोर्ट जो है विथ फर्दर रिकमेंडेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, एक्सप्लेन द लॉ, ठीक है। तो एज टू रिकमेंडेशन ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन, भैया अगर आप रिकमेंड कर रहे हो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो रिकमेंडेशन कर रहे हो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो आपको जो है रीज़न के साथ रीज़न अटैच करके आपको जो है रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। तो अगर आपने इंस्पेक्शन करा है, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट का और इंक्वायरी करी है, ठीक है, और बुक्स एंड पेपर की, अब रजिस्ट्रार जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करा है राइटिंग में, रिपोर्ट सबमिट करा है राइटिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। अब जो रिपोर्ट सबमिट करा है इसमें रिकमेंडेशन भी इंक्लूड होंगे, रिकमेंडेशन दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरी, तो रिकमेंडेशन इंक्लूड होगा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरी। तो ये जो रिकमेंडेशन है उसमें पर्टिकुलर रीजंस भी जो है शैल स्टेट द रीजन सपोर्टिंग सच रिकमेंडेशन, कि क्यों हम जो है रिकमेंड कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब ओके, अब ये जो रिपोर्ट आई, अब ये रिपोर्ट आ गई, तब सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो एज़ पर सेक्शन 210 जब रिसिप्ट होता है रिपोर्ट का, ठीक है, ये 208 की रिपोर्ट, ठीक है, तो रिपोर्ट जो है उसको बोलते हैं अपन 208 की रिपोर्ट, क्योंकि जो है जब
208 की रिपोर्ट रिसीव हुई, इफ़ ऑन द रिसिप्ट ऑफ अ रिपोर्ट ऑफ द रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 208 द सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ओपिनियन क्रिएट होता है कि इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है तो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर देगा। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें ऐसा बोल के रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑर्डर। ठीक है, तो द रजिस्ट्रार इन हिज रिपोर्ट मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट वो रिकमेंडेशन देता है दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर्स इज रिक्वायर्ड। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ओपिनियन क्रिएट होता है तो वो मे ऑर्डर कर सकता है 210 में। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिपोर्ट रिसीव करता है ऑफ द रजिस्ट्रार रिकमेंडिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ डिस्क्रिशन, अब उसके पास डिस्क्रिशन है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे कि नहीं करे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने पर्टिकुलर ये क्वेश्चन को ख़त्म करा है और क्वेश्चन को अच्छे से समझ भी लिया है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन से हमको समझ में भी आ रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है रजिस्ट्रार सीज एंड सीजर की। फटाफट इसको भी समझते हैं, फिर इसका अपना को क्वेश्चन करने की, राइट। तो अब सर्च एंड सीजर की बात कर रहे हैं 209 में। ठीक है, तो इधर रजिस्ट्रार ये इंस्पेक्टर जो है एंटर कर सकता है, घुस के सर्च करके सीज कर सकता है। ठीक है, तो जब बोल के रखा है कि वेयर द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर को एक रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि जो बुक्स एंड पेपर है वो बुक्स एंड पेपर जो है वो लाइकली टू बी सैड एफएम, लाइकली टू बी सैड एफएम, सीक्रेटेड, ऑल्टर्ड, डिस्ट्रॉयड, फॉल्सिफाइड, म्यूटिलेटेड। तो जब रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर को रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि बुक्स एंड पेपर आर लाइकली टू बी सैड एफएम, ही में एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर। तो क्या क्या एक्सरसाइज कर सकता है फॉलोइंग पावर, कि वो एंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है, वो सीज कर सकता है। ठीक है, पर सीज करने के पहले वो अलाउ करता है कंपनी को कि आपको कॉपीज़ लेनी है और एक्सट्रैक्ट लेनी है तो ले लो। अब उसकी जो कॉस्ट है वो तो आप ही बेयर करोगे। तो वो कंपनी की जो है बुक्स एंड पेपर को सीज कर सकता है, एंटर कर सकता है, सीज कर सकता है बुक्स एंड पेपर ऑफ दी कंपनी, और चाहे तो सीज भी कर सकता है बुक्स एंड पेपर रिलेटिंग टू केएमपी, डायरेक्टर, ऑडिटर या सीएस इन प्रैक्टिस, अगर कंपनी में कोई सीएस नहीं है तो कंपनी के साथ केएमपी, डायरेक्टर, ऑडिटर और सीएस इन प्रैक्टिस के भी जो है बुक्स को सीज कर सकता है। ये सब्जेक्ट टू सेम कंडीशन एंड लिमिटेशन एज आर एप्लीकेबल टू सीजर ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द कंपनी। अब ये जो है एक्सरसाइज, ये जो सीज करने का है, ठीक है, अगर सीजर करना है बुक्स एंड पेपर का तो उसके पहले आपको स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर चाहिए, स्पेशल कोर्ट की परमिशन चाहिए। बिना स्पेशल कोर्ट की परमिशन के आप सीज नहीं कर सकते, तो ऑर्डर चाहिए स्पेशल कोर्ट का। ठीक है, अब रिटर्न कर देंगे। अभी तो स्पेशल कोर्ट का हमने ऑर्डर लिया, बाकायदा सीज करा, हमको कंप्लेंट रिसीव हुई, हमने एक रीज़न टू बिलीव क्रिएट हुआ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है कि रीज़न टू बिलीव भी क्रिएट होना। ठीक है, तो रीज़न टू बिलीव क्रिएट हुआ, स्पेशल कोर्ट से परमिशन ली और सीज़ कर दिया। सीज़ करे हुई बुक्स को रिटर्न भी कर सकते हैं, 180 दिन में रिटर्न कर देंगे, जिसको फर्दर 180 दिन तक एक्सटेंड कर दिया कि सीज़ कर सकते हो फर्दर 180 दिन तक। और अब जैसे अपन ने पढ़ा था कि बिफोर सीज़र, तो ऐसे ही है बिफोर रिटर्निंग। ठीक है, रजिस्ट्रार जो है टेक कॉपीज़ और प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन देम, और वो ये जो प्रोसीजर है ये सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होती है। तो बहुत इजी सा सेक्शन था। ठीक है, अब इस पर हम जो है हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन से इस पर देखते हैं, डायरेक्ट हम समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, जो वेस्ट बंगाल का रजिस्ट्रार है, उसको एक कंप्लेंट रिसीव हुई फ्रॉम द ग्रुप ऑफ क्रेडिटर। अब कंप्लेंट रिसीव हुई है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर रीज़न टू बिलीव हो, अगर रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, बुक्स एंड पेपर है, वो सैड एफएम हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट यही है इसमें कि बुक्स एंड अकाउंट एंड बुक्स एंड पेपर जो है वो सैड एफएम हो जाएंगे। तो उस केस में इंटर, सर्च एंड सीजर कर सकता है, पर सीजर के पहले उसको स्पेशल कोर्ट की परमिशन लगेगी। तो इधर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो वेस्ट बंगाल का है, उसने रिसीव करी है कंप्लेंट फ्रॉम ग्रुप ऑफ क्रेडिटर से, उसको कंप्लेंट रिसीव हुई है। और कंप्लेंट क्या बताता है कि director of a company, in order to prevent the unearthing of the embezzlement of a company, to prevent the unearthing of the embezzlement of company fund, are engaged in falsification and destruction of original account books and record. Complaints urge the registrar to seize the account books and records of the company.
तो ठीक है, कंप्लेंट की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, सिंपल सी बात है। अगर हम इसको क्रक्स में लिखें तो कंप्लेंट की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, और कंप्लेंट की एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद जो है, कंप्लेंट की एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद जो है बाकायदा बोला गया है कि आप इसको सीज़ करो, ठीक है, ताकि डायरेक्टर जो है टेम्पर नहीं कर दे। अब यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट दी पावर्स इफ एनी रजिस्ट्रार इन दिस रिस्पेक्ट, ठीक है। तो टेम्पर से बचाना है, तो सबसे पहले कंप्लेंट रिसीव हुई है। अब कंप्लेंट रिसीव हुई है, अब अगर जो है रजिस्ट्रार को रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि जो बुक्स एंड पेपर है वो सैड एफएम हो जाएंगे, ठीक है, तो सीक्रेटेड, ऑल्टर्ड, ठीक है, डिस्ट्रॉयड, म्यूटिलेटेड, फॉल्सिफाइड, इसमें टेम्पर भी कवर है, ठीक है। तो इसमें उस केस में रजिस्ट्रार जो है वो सीजर कर सकता है। तो रजिस्ट्रार एक्सरसाइज तब कर सकता है, एंटर कर सकता है, सीज कर सकता है, तभी कर सकता है जब रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव हो कि जो बुक्स है वो सैड एफएम हो जाएंगे। और सीजर करने से पहले, ठीक है, सीजर के ऑर्डर ऑफ सीजर के पहले उसको स्पेशल कोर्ट की परमिशन चाहिए, ठीक है। सीजर के पहले वो बाकायदा टेक कॉपीज़ और एक्सट्रैक्ट वो अलाउ करेगा कंपनी को कि आप कॉपीज़ और एक्सट्रैक्ट लो, जो और वो कंपनी के साथ साथ KMP, ऑडिटर, डायरेक्टर और CS इन प्रैक्टिस के भी जो है सीज कर सकता है बुक्स एंड पेपर्स। और जो सीजर होगा 180 दिन तक चलेगा, जिसको फर्दर 180 दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं, और उसको फिर वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो बिफोर रिटर्निंग सच बुक्स एंड पेपर अफोर्सेड, पावर है कि वो कॉपीज़ और एक्सट्रैक्ट ले ले या प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर नेसेसरी है तो उस केस में कर सकता है। तो रजिस्ट्रार इम्पावर है कि तो वो इंटर करे, सर्च करे, सीज करे बुक्स एंड पेपर, बट ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग एन ऑर्डर। तो ये सीज कभी तभी कर सकता है जब स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आ जाए। तो स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आना इधर बहुत ज़रूरी है। अब इधर एक और क्वेश्चन आता है कि जो ग्रुप ऑफ रेटर है उन्होंने कंप्लेंट रेज करी है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को, और एलिज कर रहा है कि जो मैनेजमेंट है वो इंडल्ज है डिस्ट्रक्शन एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। पर अगर इससे रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव क्रिएट हो रहा है तो उस केस में रजिस्ट्रार जो है एंटर, सर्च एंड सीजर कर सकता है। तो कंप्लेनेंट बोल रहे थे रजिस्ट्रार को टू टेक इमीडिएट स्टेप टू सीज द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। अब कंप्लेंट जो 10 को रिसीव हुई और ROC एंटर हो गया 10:30 को, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि 10 को कंप्लेंट रिसीव हुई और ROC एंटर हो गया 10:30 को, तो ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कंप्लेंट के बाद रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव हुआ, उसके बाद आपको स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर चाहिए। अब स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है तो आप कैसे एंटर कर सकते हो? ठीक है, तो आपने एंटर करा, ये गलत करा, आप एंटर नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको स्पेशल कोर्ट का पावर चाहिए था। तो अगर हम देखें इन द गिवन केस, अगर हम देखें तो इन द गिवन केस में रजिस्ट्रार आपको एक कंप्लेंट रिसीव हुई 10 बजे और रजिस्ट्रार प्रीमाइस में एंटर हो गया 10:30 बजे। नेक्स्ट 30 मिनट्स में एविडेंट हो रहा है कि स्पेशल कोर्ट से उसने परमिशन नहीं ली, जो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इफ़ द रजिस्ट्रार है सीज्ड, अगर रजिस्ट्रार जो है उसने सीज करके रखा है, सच सीजर इज़ अल्ट्रा वायरस, मतलब कि आप एंटर कर सकते हो, सर्च तो कर सकते हो पर आप सीज नहीं कर सकते। पर अगर आपने सीज करा है तो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा और रजिस्ट्रार ऑथराइज नहीं है टू एंटर, सर्च एंड सीज दी बुक्स एंड पेपर। तो इस तरीके से जो है हमने इन्वेस्टिगेशन के पहले के जो है सेक्शंस, हमने इन सेक्शंस को समझा है। अब हम पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन के सेक्शंस, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और हमने बाकायदा सर्च एंड सीजर्स को भी समझ लिया है। अब हमारे पास आती है बात कि अब हम समझे इन्वेस्टिगेशन को। इन्वेस्टिगेशन के 5 सेक्शंस हैं, ठीक है। कौन कौन से सेक्शंस हैं? 210, 213, 212 इन्वेस्टिगेशन बाय SFIO, 213, 216 और 219। तो ऐसे करके 5 सेक्शंस हैं और इस 5 सेक्शंस के थ्रू जो है हम इन्वेस्टिगेशन को पढ़ेंगे। अब पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, तो किस सिचुएशन में पावर आती है? तो वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को रिसिप्ट होता है रिपोर्ट का, जो रिपोर्ट है सेक्शन 208 की, या कंपनी ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया, या पब्लिक इंटरेस्ट में उससे अगर एक ओपिनियन क्रिएट होता है कि इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, तो उसमें बोला गया है कि मे बोला गया है मे ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन। तो सबसे पहले क्या क्या कंडीशन है कि रिसिप्ट हो PSR की, इसमें निमोनिक था PSR,
PSR का मतलब क्या होता है? PSR का मतलब होता है सबसे पहले पब्लिक इंटरेस्ट में या स्पेशल डिसोल्यूशन हो गया हो या तो रिपोर्ट आ गई हो। इन तीनों तरीक़ों से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ओपिनियन क्रिएट हो रहा है, क्या ओपिनियन क्रिएट हो रहा है? एक ओपिनियन क्रिएट हो रहा है कि इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है। अब ड्यूटी ये तो में है, ड्यूटी तब हो जाती है जब ट्रिब्यूनल बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो व्हेन एन ऑर्डर इज पास बाय अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल इफ इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर इट दैट द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑट टू बी इन्वेस्टिगेटेड, अगर ट्रिब्यूनल पास करता है ऑर्डर कि जो अफेयर्स ऑफ अ कंपनी है उसको तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, तो उस केस में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑर्डर करता है इन्वेस्टिगेशन का। तो अगर ट्रिब्यूनल बोले कि अफेयर्स ऑट टू बी इन्वेस्टिगेट, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इन्वेस्टिगेट करता है। अब इंस्पेक्टर अपॉइंटमेंट होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अब इन्वेस्टिगेशन करना है तो इंस्पेक्टर अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम समझते हैं, इस पर क्वेश्चन समझते हैं कि किस तरीके से इस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि जब पी से क्या बोला, पब्लिक इंटरेस्ट हो या स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो या रिपोर्ट हो, तो अगर उससे सेंट्रल गवर्नमेंट को ओपिनियन क्रिएट हो रहा है कि इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है, तो इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर में ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ कंपनी, पर ये ड्यूटी तब बन जाएगी जब ट्रिब्यूनल बोले। तो जब ट्रिब्यूनल बोले कि इन्वेस्टिगेशन ऑट टू बी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तब तो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगा। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि शेयर होल्डर जो है हाइड एंड सीक लिमिटेड के, वो सेटिस्फाइड नहीं है अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। तो इट इज़ सस्पेक्टेड दैट सम एक्टिविटीज़ आर बीइंग रन, ये एक सस्पेक्शन है कि कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो रन हो रही है इन द नेम ऑफ कंपनी आर नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के नाम पे तो है, पर इन द नेम ऑफ अ कंपनी बट नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी, कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है। तो 101 आउट ऑफ 500 शेयर होल्डर जो है उन्होंने एप्लीकेशन करी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इंस्पेक्टर अपॉइंट करो और इन्वेस्टिगेशन करो एंड ट्रू पिक्चर फाइंड आउट करो विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्या शेयर होल्डर एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी चाहिए? तो देखो, शेयर होल्डर है वो सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, उनको लग रहा है, एक सस्पेक्शन क्रिएट हो रहा है कि ट्रांजैक्शन कंपनी के नाम पे तो हो रहे पर कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं हो रहे। तो एप्लीकेशन कितनों ने दी? 101 आउट ऑफ 500। तो सबसे पहली बात, एप्लीकेशन जो है वो क्या स्पेशल रिजोल्यूशन पूरा कर रही है क्या? नहीं, स्पेशल रिजोल्यूशन पूरा नहीं कर रही, मतलब इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि सबसे पहले उसको तो एडवाइस दे कि आप पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो AGM में या EGM में, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो फिर एप्लीकेशन करो। यह एक दूसरा तरीका। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर पब्लिक इंटरेस्ट में लग रहा है कि जो है इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है, तो उस केस में मे ऑर्डर। ठीक है, तो दो सिचुएशन आती है। तो अब इधर अगर हम देखें कि हाउएवर सेक्शन 210 एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑर्डर है, पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकती है अफेयर्स ऑफ द कंपनी का। ठीक है, अगर उसके ओपिनियन में उसका अगर ओपिनियन है कि दैट इन्वेस्टिगेशन इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट, भले ही स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं आया, तो सबसे पहले तो उसको रिजेक्ट करेंगे। पर हाउएवर से जो है पूरा चेंज कर दिया कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट हो सकता है। पर ये डिस्क्रिशन पे, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ डिस्क्रिशन टू ऑर्डर इन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सेक्शन 210 डज नॉट एनीवे रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर इन इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक एन ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन सुओ मोटू, ये इन्वेस्टिगेशन सुओ मोटू भी कर सकता है, और ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इफ इट इज़ ऑफ ओपिनियन दैट सच इन्वेस्टिगेशन इज इन नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो सुओ मोटो भी कर सकता है, या उसको अगर लग रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में तो वो भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो अगर रिसीव कर रहा है एप्लीकेशन 101 शेयर होल्डर से, तो आफ्टर कंसिडरिंग द एलिगेशन इज ऑफ ओपिनियन दैट इन्वेस्टिगेशन जो है अगर नेसेसरी है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो इस टाइप के जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दे देगा। तो ये ग्रेटर डीना का क्वेश्चन आता है। फिर ग्रेटर डीना जो इन्वेस्टर एसोसिएशन है, उन्होंने कंप्लेंट करा बाय इनफॉर्मल लेटर। तो सबसे पहले बात क्या है कर दी इन्होंने, इनफॉर्मल लेटर की। तो जैसे कि ऊपर था इम्पोर्टेंट, ऊपर क्या इम्पोर्टेंट था कि 101 आउट ऑफ द 500 शेयर होल्डर, इधर था इनफॉर्मल लेटर दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ दैट मैनेजमेंट ऑफ द सीक्रेट लिमिटेड हैज़ बीन इंडल्ज इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। उसको लग रहा है कि जो मैनेजमेंट है वो इंडल्ज है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में और इससे शेयर होल्डर को लॉस हो रहा है।
और इन्वेस्टिगेशन करो अफेयर्स ऑफ द कंपनी का और होल ट्रूथ फाइंड आउट करो। अब रिसिप्ट ऑफ द लेटर के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टेड द एसोसिएशन टू अप्रोच देम फॉर्मल लेटर। तो एडवाइस करो एसोसिएशन को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट भी कर दिया कि फॉर्मल लेटर से अप्रोच करो। एडवाइस क्या करेंगे, हम उसको एडवाइस करेंगे कि भैया तुझे पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर एजीएम में या ईजीएम में। तो क्या एडवाइस करेंगे, तो पहले हमने तो पूरा इसका प्रोविज़न समझाया, ठीक है। फिर इम्पॉर्टेंट ये है कि ग्रेटर दिना एसोसिएशन को एडवाइस करेंगे कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर, या तो ईजीएम में पास कर ले या तो एजीएम में पास कर ले। ईजीएम में सेक्शन 100 लग जाता है, एजीएम में सेक्शन 111 लग जाता है, ठीक है। तो ईजीएम पास कर ले, एजीएम में पास कर ले, ठीक है। और इस तरीके से जो है रिजोल्यूशन पास कर ले और एप्लीकेशन फिर दे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा के, ठीक है। अब जब रिजोल्यूशन पास होता है और रिजोल्यूशन का एप्लीकेशन आता है, ठीक है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट डिमांड कर सकता है सेक्शन 214 के अंदर कॉस्ट की, सिक्योरिटी की। तो एज पर सेक्शन 210 जब सेंट्रल गवर्नमेंट को रिसीव करता है इंटीमेशन ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, जब इसको स्पेशल रिजोल्यूशन रिसीव होता है कि कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करो, कि अफेयर्स ऑफ द कंपनी का जो है इन्वेस्टिगेशन करो, अफेयर्स ऑफ द कंपनी का जो है इन्वेस्टिगेशन करो, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है टू रिक्वायर द एप्लीकेंट टू गिव सच सिक्योरिटी। तो एम्पावर्ड है टू रिक्वायर द एप्लीकेंट टू गिव सच सिक्योरिटी, कि एप्लीकेंट को बोल सकता है कि आप सिक्योरिटी दो 25,000 की फॉर द पेमेंट ऑफ कॉस्ट। तो जो इंस्पेक्शन की इन्वेस्टिगेशन की पर्टिकुलर कॉस्ट है, एक्सपेंसेस होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, अब इसको रिफंड कर देंगे अगर इन्वेस्टिगेशन टर्न्स इनटू प्रोसिक्यूशन। ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो रिफंड हो जाता है। तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो रिफंड हो जाएगा अगर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट इन प्रोसिक्यूशन। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम एडवाइस देंगे कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो। बट हाँ, दूसरा केस ये भी आता है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर में अगर लग रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कर सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड, हाँ, पर इधर क्वेश्चन में सेंट्रल गवर्नमेंट तो बाकायदा एडवाइस कर दिया ना कि तुम अप्रोच हो फॉर्मल लेटर से। मतलब सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इधर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, बट हाँ उसने उस समय बोल दिया है कि भैया आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा लो। अगर सर्कमस्टेंसेस देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि नॉट टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि उसको ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं लग रहा है। पर अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि वो ऑर्डर दे इन्वेस्टिगेशन का, न कि नहीं दे। तो एडवाइस ही है, ये एडवाइस को अपने को फॉलो करने का है। अब इस रिजोल्यूशन एप्लीकेशन जब फाइल करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है कि वो जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट मंगवा सकता है 25,000 का फॉर द पेमेंट ऑफ कॉस्ट और एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन जब रिजल्ट होता है प्रोसिक्यूशन में, तो उस केस में जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो भी रिफंड हो जाएगा। आए हैं तो नए नए फैक्ट हम देखते हैं कि सबसे पहले ईजीएम में पास करा लो, एजीएम में पास करा लो। ईजीएम का सेक्शन 100 है, एजीएम का सेक्शन 111 है। सेक्शन 214 के इसके नए फैक्ट की बात कर ली है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो रिफंड भी हो जाएगा। और इधर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड नॉट टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर इन ऑर्डर टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये भी एक स्पेशल पॉइंट था। अब हम बात करते हैं, ठीक है, क्या बात करें हम नए सेक्शंस की, नए क्वेश्चन की। अब शेयर होल्डर ऑफ कुमार लिमिटेड ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया कि जो अफेयर्स ऑफ द कंपनी है ऑट टू बी इन्वेस्टिगेटेड। अब शेयर होल्डर जो है कुमार लिमिटेड का, उसने एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया। स्पेशल रिजोल्यूशन क्या पास किया कि अफेयर्स जो है कंपनी के वो तो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अब कंपनी ने स्पेशल रिजोल्यूशन सबमिट करा। अब पावर क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि इसका जो डिस्क्रिशनरी प्रोविज़न है ना, तो ये डिस्क्रिशन सेंट्रल गवर्नमेंट को है कि अगर वो सेटिस्फाई होता है कि इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है, तो उस केस में उसके पास एक डिस्क्रिशन है कि वो ऑर्डर कर सकता है कि नहीं कर सकता। पर जो भी है, और फिर इधर हम सेक्शन 214 का भी रेफरेंस दे सकते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है कि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आस्क कर सकता है, और 25,000 तक की सिक्योरिटी डिपॉजिट आस्क कर सकता है, सिक्योरिटी नॉट एक्सीड 25,000, और जो है रिफंड हो जाएगा अगर इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन में कन्वर्ट हो गया तो अगर देखा जाए तो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट मैंडेटरी, ये कोई मैंडेटरी पावर नहीं है। वेयर इट रिसीव्स एन इंटीमेशन और स्पेशल रिजोल्यूशन पास बाय द कंपनी, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को किस तरीके से जो है रीज़न टू बिलीव क्रिएट होता है
या तो ऑन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट PSR की बात करती है, या तो उसको पब्लिक इंटरेस्ट लग रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट में अगर उसको लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है, जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया है कि कंपनी का जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ओपिनियन क्रिएट हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ ऑफ द ओपिनियन बाय द रिपोर्ट। क्योंकि किस तरीके से ओपिनियन क्रिएट हो सकता है, या तो कोई सी इन्फॉर्मेशन मिले, या तो रिपोर्ट रजिस्ट्रार की रिपोर्ट मिले, इंस्पेक्टर की रिपोर्ट मिले, या तो स्पेशल रिजोल्यूशन है, या तो पब्लिक इंटरेस्ट है, तो वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो जब उसको ज़रूरी लगता है तो भी उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन है कि वो इन्वेस्टिगेशन करना है कि नहीं करना है। पर ड्यूटी तब आ जाती है जब ट्रिब्यूनल बोले तो। अब नया सेक्शन आता है, सेक्शन में सेक्शन 213, जब ट्रिब्यूनल बोले तो कि अफेयर्स जो है वो ऑट टू हैव बीन इन्वेस्टिगेट। ठीक है, तो उस केस में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को है कि इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर को तो पास करना ही पड़ेगा, ये इसकी ड्यूटी हो जाती है। तो उधर में था, इधर शेल आ जाता है। बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास करना पड़ेगा इफ़ द ट्रिब्यूनल मेक्स एन ऑर्डर दैट एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड। अगर ट्रिब्यूनल एक ऑर्डर करता है, अगर ट्रिब्यूनल ऑर्डर करता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है ऑफ द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस केस में इंस्पेक्टर अपॉइंट करता है, और बाकायदा इंस्पेक्टर जो है अपॉइंट करता है। इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। अब ये रिपोर्ट 208 की रिपोर्ट नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है। ठीक है, अब इधर इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रिब्यूनल ऑर्डर करता है, तो इधर ट्रिब्यूनल के आगे में लिख दिया। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिप्शन था। अब इधर ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा तो ट्रिब्यूनल में मेक एन ऑर्डर, तो ट्रिब्यूनल के पास एक डिस्क्रिप्शन आ गया कि ट्रिब्यूनल कब ऑर्डर कर सकता है टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिप्शन दे दिया, ट्रिब्यूनल के पास गए, ट्रिब्यूनल के पास डिस्क्रिप्शन दे दिया। पर अगर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है तो फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको इंस्पेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, और उसको भी इन्वेस्टिगेशन को जो है इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास करना पड़ेगा जब ट्रिब्यूनल को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। तो अब इन दो केसेस में जो है ट्रिब्यूनल में मेक एन ऑर्डर, या तो एप्लीकेशन दी हो या कोई से अदर केसेस हो। अब दोनों केसेस हम समझते हैं कि पहला केस क्या है और दूसरा केस क्या है। सबसे पहला केस, वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड टू ट्रिब्यूनल बाय एलिजिबल मेंबर। जब एलिजिबल मेंबर, इंपॉर्टेंट क्या है कि जब एलिजिबल मेंबर ने एप्लीकेशन दी हो, दैट द मेंबर हैव अ गुड रीज़न, और मेंबर के पास गुड रीज़न है कि इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। द कंपनी नीड टू बी सपोर्टेड बाय सच एविडेंस एज मे बी नेसेसरी। तो जो एप्लीकेशन है वो उसके साथ एविडेंस भी अटैच हो जाना चाहिए, और एप्लीकेशन एविडेंस के साथ अटैच होके, ठीक है, और लग रहा है और शो कर रहा है कि इन्वेस्टिगेशन जो है नेसेसरी है, तो उस केस में फिर ट्रिब्यूनल के पास डिस्क्रिप्शन है कि वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे नहीं दे। तो पहला केस ऐसा होता है कि एलिजिबल मेंबर्स के पास एक गुड रीज़न होना चाहिए। तो एलिजिबल मेंबर्स कौन, एलिजिबल मेंबर्स के थ्रू अप्लाई होना चाहिए। तो कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है और कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है। कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है तो 100 मेंबर या 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, विच एवर इज़ लोअर। जो भी कोई सी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, एलिजिबल मेंबर हो जाते हैं और फिर वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। या अगर कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स वो एलिजिबल मेंबर होते हैं। तो एज अ कैपेसिटी ऑफ मेंबर, इंपॉर्टेंट ये है कि आप एज अ कैपेसिटी ऑफ मेंबर आप इधर अप्लाई कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को। पर अगर आप मेंबर की कैपेसिटी में अप्लाई नहीं कर रहे हो और कोई सा दूसरा एनी पर्सन अप्लाई कर रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि कोई सा दूसरा अगर एनी पर्सन अप्लाई कर रहा है या ट्रिब्यूनल को सुओ मोटो लग रहा है। अब इधर एनी पर्सन की बात करी तो एनी पर्सन में हो सकता है डायरेक्टर्स या स्टेक होल्डर्स। तो उस केस में अगर डायरेक्टर और स्टेक होल्डर्स या अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में जो है ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एग्जिस्ट। तो जब उधर एप्लीकेशन आती है तो ट्रिब्यूनल को सेटिस्फैक्शन चाहिए कि कोई सी ये सर्कमस्टेंसेस, एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो कौन से सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, कि बिजनेस जो है वो इंटेंट टू डिफ्रॉड, तो बिजनेस जो है वो कंडक्ट तो नहीं हो रहा है विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड इज क्रेडिटर, मेंबर या अदर पर्सन। तो बिजनेस जो हो रहा है विद एन इंटेंशन तो नहीं हो रहा है टू डिफ्रॉड फॉर फ्रॉडलेंट और अनलॉफुल पर्पस या ऑपरेसिव इट्स मेंबर, इस तरीके से तो नहीं बिजनेस हो रहा है। तो जो कंपनी है वो कंपनी का फॉर्मेशन तो नहीं है इस तरीके से
तो बिजनेस वॉज कंडक्टेड या कंपनी वॉज फॉर्म फॉर एनी फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस। तो बिजनेस कंडक्ट हो रही है या कंपनी फॉर्म हो रही है या पर्सन कंसर्न इन दी फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी हैज़ बीन गिल्टी, या तो जो पर्सन कंसर्न है जो फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट के लिए जो कंसर्न है वो गिल्टी ऑफ फ्रॉड में इन्वॉल्व है, या जो मेंबर है ऑफ द कंपनी हैज़ नॉट बीन गिवन ऑल इन्फॉर्मेशन, कि उसने जो है सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है विद रिस्पेक्ट टू अफेयर्स विच दे माइट रीजनेबली एक्सपेक्ट, कि जो मेंबर्स ऑफ द कंपनी हैं उन्होंने दी नहीं है सारी इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट टू अफेयर्स ऑफ अ कंपनी जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन रिलेशन टू कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेबल टू मैनेजिंग और अदर डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ द कंपनी। ट्रिब्यूनल इस केस में मे मेक सच ऑर्डर आफ्टर गिविंग एन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू ऑल द पार्टीज कंसर्न। तो क्या बात करके रखी है, तो ये बात करके रखी है कि देखो ट्रिब्यूनल के पास एलिजिबल मेंबर आए और उनके पास एक गुड रीज़न है तो वो एप्लीकेशन देते हैं, और एलिजिबल मेंबर एप्लीकेशन देते हो एविडेंस शो करते हैं कि भैया इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। पर ट्रिब्यूनल अगर सुओ मोटो अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है या कोई से दूसरे मेंबर अगर ट्रिब्यूनल को अप्लाई करते हैं तो ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई करता है कि कोई सी एक कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। सबसे पहले ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस का जो कंडक्शन है वो विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड दिस क्रेडिटर या फ्रॉडुलेंट और अदर पर्पज़ के लिए, क्या वो ऑपरेसिव तो नहीं है टू मेंबर, या जो बिज़नेस का जो फॉर्मेशन है या जो कंपनी का फॉर्मेशन है, जो पर्टिकुलर कंपनी का फॉर्मेशन है वो फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पज़ के लिए तो नहीं हुआ है। जो बिज़नेस के अंदर जो पर्सन कंसर्न है वो पर्सन जो कंसर्न है वो गिल्टी ऑफ फ्रॉड में तो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। और मेंबर ऑफ अ कंपनी, whether the member of the company, that the members of the company have not been given all the information, that the जो members of the company हैं, जो particular company के members हैं, has not been given all the information, ये जो कंपनी के मेंबर्स हैं उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है विद रिस्पेक्ट टू अफेयर्स विच माइट रीजनेबली एक्सपेक्ट। तो मेंबर्स ऑफ द कंपनी ने उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है इन रिस्पेक्ट ऑफ अफेयर्स जो हम रीजनेबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेबल। द ट्रिब्यूनल मे मेक्स सच एन ऑर्डर आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो रीजनेबल जो है ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो इस टाइप के ऑर्डर ट्रिब्यूनल दे सकता है, ठीक है। तो एक तो बिजनेस कंडक्ट हो गया, कंपनी का फॉर्मेशन और मैनेजमेंट देख लिया, कंपनी के बिहाइंड जो पर्सन इन्वॉल्व है या मेंबर्स ने ही पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी जो रीजनेबली उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इंक्लूडिंग कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेपर। और ट्रिब्यूनल जो है इस टाइप की पर्टिकुलर ऑर्डर जो है पास कर सकता है, ठीक है। पर जो ऑर्डर पास होगा तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दी जाएगी। इस तरीके से हमने जो है सेक्शन 213 को भी समझा है। इस पर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, क्यों ना इस क्वेश्चन को एक बार देखा जाए। अब बिजनेस ऑफ वीक फैब्रिकेशन लिमिटेड इज कंडक्ट फ्रॉडुलेंटली एंड द मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। जो वीक फैब्रिकेशन लिमिटेड का बिजनेस है वो फ्रॉडुलेंटली हो रहा है और मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ जो है वो इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी में नहीं है, ठीक है। अब पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ 1 करोड़ रुपये। तो पेड अप कैपिटल है मतलब कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। अब ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर नंबरिंग 110 मेंबर, तो 100 मेंबर वाली कंडीशन पूरी हो गई है और 1/10 से ज़्यादा ही वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हैं, तो ये कंडीशन भी पूरी हो गई है। तो उन्होंने अप्रोच करा ट्रिब्यूनल को कि इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करना है, उसको एडवाइस चाहिए क्या वो ये वैलिड एप्लीकेशन है। तो हाँ वैलिड एप्लीकेशन है क्योंकि एलिजिबल मेंबर से क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं। अदर देन मेंबर, अब मेंबर के अलावा कोई दूसरा पर्सन भी एप्लीकेशन दे सकता है। तो हाँ कोई दूसरे पर्सन भी एप्लीकेशन दे सकते हैं पर उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा ट्रिब्यूनल को कि ये कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं। कौन से कंडीशन? एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कि जो कौन से कंडीशन है एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में, जैसे कि जो बिज़नेस है, जैसा सबसे पहले कंपनी का बिजनेस, तो बिज़नेस जो है वो फ्रॉडुलेंट मैनर में हो रहा है, डिफ्रॉड इज क्रेडिटर हो रहा है या ऑपरेसिव है, ठीक है। या ये तो हो गया, ठीक है। या तो दूसरा तरीका कि कंपनी जो फॉर्म हुई है वो कंपनी का फॉर्मेशन ही
वो फ्रॉडुलेंट एंड अनलॉफुल पर्पस के लिए। क्या जो पर्सन कंसर्न्ड है, जो कंपनी के फॉर्मेशन में जो पर्सन कंसर्न्ड है, तो जो कंसर्न पर्सन है इन फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, वो हैव बीन गिल्टी ऑफ फ्रॉड है। तो पर्सन कंसर्न्ड है हैव बीन गिल्टी ऑफ फ्रॉड है। या मेंबर्स ऑफ अ कंपनी जो है उसने सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है विद रिस्पेक्ट टू अफेयर्स ऑफ द कंपनी, इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेबल, जो मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर को देते हैं या अदर डायरेक्टर को देते हैं। तो ट्रिब्यूनल जो है ऑर्डर कर सकता है ओनली आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन का, पर आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देनी पड़ेगी। और फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 214 में सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ट्रिब्यूनल ऑर्डर करता है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर अपॉइंट करता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है कि इंस्पेक्टर अपॉइंट करने से पहले वो डिमांड कर सकता है सिक्योरिटी फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 25,000 नॉट एक्सीडिंग 25,000 ऑफ फॉर बियरिंग अ कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो 25,000 की वो डिमांड कर सकता है, पर वो रिफंड हो जाएगा पर अगर इन्वेस्टिगेशन जो है टर्न्स इनटू प्रोसिक्यूशन हो जाता है तो। ठीक है, तो अदर देन पर्सन भी एप्लीकेशन में कर सकते हैं, या तो ट्रिब्यूनल को कर दो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कर दो सेक्शन 210 में। ठीक है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लो, या तो जो है क्या तो आप ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर लो 213 में। अब अदर देन मेंबर अप्लाई कर सकते हैं। तो आर दी एप्लीकेंट रिक्वायर्ड टू फर्निश सिक्योरिटी, तो हाँ सिक्योरिटी फर्निश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आंसर टू द क्वेश्चन आस्क है कि ये एलिजिबल मेंबर है, तो ठीक है अपन ने देख लेते हैं कि एप्लीकेशन वैलिड है। अदर देन मेंबर भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, सेक्शन 213 के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, ट्रिब्यूनल को। और इधर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो है वो तो सेटिस्फाई कर रहे हैं ना कि जो बिज़नेस है जो वो कंडक्ट हो रहा है फ्रॉडुलेंट और अनफेयर मैनेजमेंट में, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से जो है जो बिज़नेस हो रहा है, तो फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए हो रहा है। तो कंपनी इज बीइंग कंडक्टेड फॉर फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस, और जो है एप्लीकेंट को सिक्योरिटी फर्निश करनी पड़ेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 214 एम्पावर्ड है तो रिक्वायर एन एप्लीकेंट, तो एम्पावर है टू रिक्वायर द एप्लीकेंट की टू गिव सिक्योरिटी बिफोर अपॉइंटिंग एन इंस्पेक्टर, की टू गिव सिक्योरिटी बिफोर अपॉइंटिंग एन इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट के पहले सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, डिमांड कर सकता है इसी सिक्योरिटी का। वे इन्वेस्टिगेशन इज ऑर्डर, जब इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो जाता है बाय ट्रिब्यूनल, ठीक है, और वो जो है रिफंड हो जाता है सिक्योरिटी। तो वे मेंबर्स और एनी अदर पर्सन मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल, तो जब एप्लीकेशन दी जाती है सीकिंग एन ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे डिमांड सिक्योरिटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिमांड कर सकती है सिक्योरिटी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी पावर दे के रखी है कि तुम सिक्योरिटी डिमांड कर सकते हो। अब एक और अच्छा क्वेश्चन है कि मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अब इधर बात की कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, इंपॉर्टेंट क्या है इधर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर क्या मेंबर होते हैं, तो हमको समझना पड़ेगा कि डायरेक्टर मेंबर नहीं होते हैं। तो मेजॉरिटी, तो जो मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसने रियलाइज़ करा है कि सम ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़ कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द कंपनी, कि कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हो रही है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ कंपनी के नाम पे हो रही है और वो कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं हो रही है। They want that the company should make an application. They want that the company should make an application to the central government. वो चाहते हैं कि कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करे टू अपॉइंट एन इंस्पेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करे टू अपॉइंट एन इंस्पेक्टर टू कैरी आउट एन इन्वेस्टिगेशन सो एज टू फाइंड आउट द होल ट्रूथ, एक्सप्लेन द स्टेप शुड बी टेकन टू अचीव द पर्पस। अब इस केस में वो चाह रहे हैं कंपनी को कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करो और टू अपॉइंट करो इंस्पेक्टर को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं इंस्पेक्टर, तो 210 में भी अपॉइंट करता है, 213 में भी अपॉइंट करता है। अगर आप 210 के थ्रू भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर भी अपॉइंट करेगा, अगर आप 213 के थ्रू भी अप्लाई कर रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर भी अप्लाई करेगा। पर 210 में जब बात आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जब ओपिनियन क्रिएट होता है कि इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, तो ओपिनियन किससे क्रिएट होता है, जब उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आती है उससे एक ओपिनियन क्रिएट होता है। इन्फॉर्मेशन क्या आती है, या तो रिपोर्ट आ जाती है, या तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है, या तो पब्लिक इंटरेस्ट में। अब इधर भले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं तो देखा जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब अप्लाई करते हैं तो ये स्पेशल रिजोल्यूशन थोड़ी ना पास हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर अप्लाई कर रहे हैं तो स्पेशल रिजोल्यूशन
नहीं हुआ ना ये, क्योंकि स्पेशल रिजोल्यूशन तो मेंबर पास करती है। तो अगर कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो चाह रही है कि कंपनी अप्लाई करे सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर इस कंपनी को अप्लाई करना है तो जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इच्छा है कि कंपनी अप्लाई करे। अगर कंपनी अप्लाई कर रही है तो भैया स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। पर अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं भी हुआ और अगर पब्लिक इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो फिर भी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकती है उसके डिस्क्रिप्शन पे। अब हो सकता है कि कंपनी नहीं चाहे, कंपनी नहीं अप्लाई कर रही हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद भी अप्लाई कर सकता है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद अप्लाई कर रहा है तो वो ट्रिब्यूनल में जो है एनी पर्सन में कवर हो जाता है। अगर ट्रिब्यूनल में भी आपको ऑर्डर करना है तो आपको एलिजिबल मेंबर का क्राइटेरिया तो पूरा करना पड़ेगा अगर आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए एप्लीकेशन करनी है तो। पर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद अप्लाई करना चाह रहा है तो वो एनी अदर पर्सन के क्राइटेरिया में सेटिस्फाई हो रहा है और उसको फिर सेटिस्फाई करना पड़ेगा एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो इस तरीके से जो है आप इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब जो इधर पॉइंट आता है तो अभी हम समझते हैं कि इसमें बोला क्या क्या गया है। ये सब बातें इधर बोली जाएगी, ठीक है। तो अगर हम प्रेजेंट केस देखें तो फॉलोइंग ऑप्शंस, क्या क्या ऑप्शंस है कि सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर चाह रही है कि कंपनी अप्लाई करे तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा एजीएम में या ईजीएम में। एजीएम सेक्शन 111, ईजीएम सेक्शन 100 एंड देन एप्लीकेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को करो फॉर सीकिंग एन ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट को रिसिप्ट होगी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अगर डायरेक्टर की इच्छा है, भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तो इच्छा है ही, तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दो 213 का। तो आप इन दी कैपेसिटी ऑफ मेंबर जो है, डायरेक्टर इन दी कैपेसिटी ऑफ मेंबर जो है, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है तो आप ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर दो। फिर ट्रिब्यूनल मे मेक एन ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर ट्रिब्यूनल ने अगर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट शेल ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन और अपॉइंट करेगा इंस्पेक्टर। अब डायरेक्टर अगर इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर गया तो इवन इफ द डायरेक्टर जो है इसने सेटिस्फाई नहीं किया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो एप्लीकेशन दे सकता है टू द ट्रिब्यूनल सीकिंग एन ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन एनी ऑफ द 4 ग्राउंड। ये 4 ग्राउंड है, मतलब इसको कोई से भी एनी ऑफ द 4 ग्राउंड पे उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा एज डिस्कस्ड अबव। तो इफ द ट्रिब्यूनल मेक्स एन ऑर्डर दैट एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है। तो डायरेक्टर के पास ऑप्शन है, डायरेक्टर के पास ऑप्शन है कि या तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा ले, अगर स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं पास हुआ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास करा ले, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास नहीं हुआ तो फिर एक तरीका है कि इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर चले जा, पर एनी ऑफ द 4 ग्राउंड्स पे ट्रिब्यूनल को सेटिस्फाई कर ले। तो एनी ऑफ द 4 ग्राउंड पे जो है ट्रिब्यूनल को सेटिस्फाई कर ले और ट्रिब्यूनल से ऑर्डर ले सकता है। तो इस तरीके से जो है डायरेक्टर के पास ऑप्शन ओपन है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सब क्रेडिटर है जो एंटीवाई लिमिटेड के हैं, अप्रोच हुए हैं आपके पास कि गाइड करो टू अप्लाई द टू द ट्रिब्यूनल फॉर सीकिंग एन ऑर्डर फॉर कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन टू द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। तो आपके पास अप्रोच करा है कि उनको गाइड करो कि उनको ट्रिब्यूनल को अप्लाई करना है। तो भैया ट्रिब्यूनल को अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर दो इन दी कैपेसिटी ऑफ एनी पर्सन, पर आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कोई से एनी ऑफ द 4 ग्राउंड पे ट्रिब्यूनल को। तो फिर ट्रिब्यूनल के पास डिस्क्रिशन है कि जो है इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर ट्रिब्यूनल के पास फिर डिस्क्रिशन हो जाता है, डिस्क्रिशन है ट्रिब्यूनल के पास कि वो इन्वेस्टिगेशन करे कि नहीं करे। तो रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट गाइडिंग देम रिगार्डिंग द सर्कमस्टेंसेस। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है अंडर विच हाउ अ पर्सन नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ अ कंपनी कैन अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल। तो इन 4 ग्राउंड पे आप ट्रिब्यूनल को सेटिस्फाई कर दो, इन 4 ग्राउंड में से किसी एक ग्राउंड पे आप अप्लाई करो, ट्रिब्यूनल को सेटिस्फाई कर लो, ठीक है। फिर ट्रिब्यूनल में मेक सच ऑर्डर, वो जो चारों ग्राउंड है ट्रिब्यूनल उस ग्राउंड पे फिर जो है ट्रिब्यूनल में मेक सच एन ऑर्डर आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा आफ्टर बीइंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल ऑन द ग्राउंड, इस ग्राउंड पे आप एप्लीकेशन कर सकते हो। किन किन ग्राउंड पे आप एप्लीकेशन कर सकते हो, ये 4 ग्राउंड है, इस पर आप एप्लीकेशन कर सकते हो, बट हाँ ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो बिजनेस है वो फ्रॉडलेंटली और अनलॉफुल पर्पज से जो है करेक्ट हो रहा है। अब ये पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा है भैया, हमने इन्वेस्टिगेशन पढ़ लिया है, 210 का, इन्वेस्टिगेशन पढ़ लिया है 213 का,
तो इधर 211 और 212 छूट गया, ठीक है। अब 211 और 212 छूट गया है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ SFIO। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू SFIO को जो है SFIO को कॉन्स्टिट्यूट करता है, SFIO को इस्टेब्लिश करता है। अब SFIO का अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो SFIO का अगर हम कंपोजिशन देखें, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो SFIO में सबसे पहले तो डायरेक्टर होना चाहिए, तो उसका हेड है डायरेक्टर, और जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर जुडिशरी, एक मिनट, जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक है। तो डायरेक्टर शैल बी एन ऑफिसर, तो जो डायरेक्टर है वो जॉइंट सेक्रेटरी है, उसके अबव का होना चाहिए। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा कि भैया SFIO में एक पर्टिकुलर डायरेक्टर होना चाहिए और एक्सपर्ट होना चाहिए एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट में डीम फिट। जो एक्सपर्ट है हैविंग द पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, एबिलिटी और स्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फॉलोइंग फील्ड में। तो पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, एबिलिटी और स्टैंडिंग और एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फॉलोइंग फील्ड में। तो कौन कौन से फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए? तो बैंकिंग है, कंपनी अफेयर्स है। तो अगर हम देखें कि ग्रुप 2 के हमारे IPCC और फाइनल की सब्जेक्ट अगर हम देखें तो बैंकिंग है, कॉर्पोरेट अफेयर्स है। तो बैंकिंग है हमारा, ये सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंट में। कॉर्पोरेट अफेयर्स है, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं। टैक्सेशन एक सब्जेक्ट है। फॉरेंसिक ऑडिट और कैपिटल मार्केट, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास नहीं है। तो फॉरेंसिक ऑडिट और कैपिटल मार्केट। IT है, लॉ है, अदर फील्ड है एज में बी प्रिस्क्राइब। इस केस में जो है ये एक्सपर्ट होना चाहिए, मतलब एक डायरेक्टर होना चाहिए और पैनल ऑफ एक्सपर्ट होना चाहिए जो इसमें जो है एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन हैविंग इंटीग्रिटी, एबिलिटी और स्टैंडिंग और एक्सपीरियंस हो इन फॉलोइंग फील्ड में। अब जो है डायरेक्टर जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी है, उसके अबव का डायरेक्टर होना चाहिए, और जॉइंट सेक्रेटरी के बिलो का नहीं होना चाहिए, या जॉइंट सेक्रेटरी उसके अबव का होना चाहिए। और फिर डायरेक्टर की बात करें तो ऑफिसर और एम्प्लॉयज़, ठीक है, ऑफिसर और एम्प्लॉयज़ भी अपॉइंट होते हैं जो इफिशिएंट डिस्चार्ज करते हैं फंक्शंस को, और ये जो अपॉइंटमेंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। और टर्म्स एंड कंडीशन जो है SFIO की, वो SFIO की प्रिस्क्राइब्ड है। तो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डायरेक्टर, एक्सपर्ट, अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय जो है वो दी जाती है, और टर्म्स एंड कंडीशन को आपको फॉलो करने का है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से स्टैब्लिश करती है SFIO को। और SFIO का काम क्या है भैया? SFIO का काम क्या है? टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉड रिलेटिंग टू कंपनी। वो सिर्फ कंपनी के रिस्पेक्ट में भैया, वो सिर्फ कंपनी के रिस्पेक्ट में फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है। अब हम SFIO के समझते हैं कि SFIO का प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशन वो कैसे करता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जैसे ओपिनियन क्रिएट होता है, तो इसी तरीके से जो है SFIO को भी ओपिनियन क्रिएट होता है। तो जब SFIO को ओपिनियन क्रिएट होता है तो ओपिनियन किस किस से क्रिएट होता है? तो PSR हमने पढ़ा था, पब्लिक इंटरेस्ट, स्पेशल रिजोल्यूशन और रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर की रिपोर्ट। अब चौथी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट जो नई ऐड हुई है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करी है तो उस केस में जो है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर असाइन द इन्वेस्टिगेशन टू अफेयर्स इनटू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट कंपनी टू द SFIO, तो उस केस में जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ऑर्डर के थ्रू असाइन करता है इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट कंपनी टू द SFIO। तो विदाउट प्रिजुडाइज जो प्रोविजन ऑफ 210 ने जो बोल के रखा है वो उससे तो हटके है, उसको कोई बायसनेस नहीं है। वह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ओपिनियन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक ओपिनियन क्रिएट होता है कि भैया SFIO के थ्रू ये इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है, ठीक है। और ओपिनियन कैसे क्रिएट हो सकता है? तो ओपिनियन क्रिएट हो सकता है PSR से, जो होता ही है, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट करी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है क्रिएट हो रहा है एक ओपिनियन कि भैया ये जो फ्रॉड का जो इन्वेस्टिगेशन है ये SFIO के थ्रू होना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है सीरियस फ्रॉड। इन दी ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज़ सीरियस फ्रॉड। तो उस केस में जो है पर्टिकुलर, तो उस केस में बाकायदा जब उसको लग रहा है कि एक सीरियस फ्रॉड है, तो उस केस में बाकायदा जो है जब उसको लग रहा है कि सीरियस फ्रॉड है, तो
वो असाइन कर सकती है इन्वेस्टिगेशन को। तो मैं ऑर्डर असाइन टू इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन असाइन कर सकती है टू SFIO। अब वेयर इन्वेस्टिगेशन जो है असाइन हो जाता है SFIO को, तो डायरेक्टर में डेजिग्नेट सच नंबर ऑफ इंस्पेक्टर एज ही में कंसिडर नेसेसरी। तो इधर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करता, डायरेक्टर जो है डेजिग्नेट करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और इंस्पेक्टर जो है डेजिग्नेट करता है। अब नो पावर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू इनिशिएट और कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशन। तो क्या बोल के रखा है कि वेयर एनी केस हैज़ बीन असाइन। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने असाइन कर दिया केस टू SFIO, अब भैया सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर SFIO को पर्टिकुलर केस को असाइन कर दिया है, ठीक है, तो कोई अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो प्रोसीड नहीं कर सकती इन्वेस्टिगेशन को, या नो अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की प्रोसीड कर सकते विथ इन्वेस्टिगेशन इन सच केस। तो उस केस में जो है कोई सी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी प्रोसीड नहीं कर सकती। और एनी इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस हैज़ ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड, तो इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर सकती, पर अगर कोई सी इनिशिएट हो जाती है तो वो प्रोसीड नहीं कर सकती फर्दर। तो शैल नॉट प्रोसीड, तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी शैल नॉट प्रोसीड और शैल नॉट प्रोसीड फर्दर, एंड दी कंसर्न एजेंसी शैल ट्रांसफर द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड, एंड द कंसर्न एजेंसी शैल ट्रांसफर द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। अब जो कंसर्न एजेंसी है वो ट्रांसफ़र करती है, वो जो कंसर्न एजेंसी है जो अगर कंटिन्यू कर रही थी इन्वेस्टिगेशन तो प्रोसीड नहीं करेगी फर्दर, वो सारे जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड है इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंसेस वो SFIO को दे दिए जाएंगे। अब इन्वेस्टिगेशन करेगा SFIO और रिपोर्ट सबमिट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इंटरिम रिपोर्ट तो सबमिट करेगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो, पर जो फाइनल रिपोर्ट है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करनी ही करनी है। अब क्या बोल के रखा है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात आ रही है। द डायरेक्टर शैल कॉज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हु शैल हैव द पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मतलब कि जिनके पास इंस्पेक्टर के पावर है, ठीक है। अब ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, तो ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी की ड्यूटी है, तो ये आपको जो है उनकी ड्यूटी है कि असिस्टेंस प्रोवाइड करना, रिकॉर्ड्स देना। तो इस तरीके से जो है ये हमने 5 सेक्शन पढ़े, 5 सब सेक्शन। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल एंड कंडीशंस फॉर रिलीज ऑन बेल। अब क्या बोल के रखा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन CRPC द ऑफेंसेस कवर्ड इन सेक्शन 447 शैल बी कॉग्निजेबल। अब CRPC में कुछ भी बोला हो, जो ऑफेंस अगर कवर्ड है अंडर सेक्शन 447 शैल बी कॉग्निजेबल। अब कॉग्निजेबल है, ठीक है। अब कॉग्निजेबल है तो उसका कॉग्निजेंस लिया जाएगा, ठीक है। कॉग्निजेबल है तो कॉग्निजेंस लिया जाएगा। जो कॉग्निजेंस है वो कॉग्निजेंस लेती स्पेशल कोर्ट, तो स्पेशल कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस। तो कॉग्निजेबल तो है तो कॉग्निजेंस लिया जाएगा और स्पेशल कोर्ट इसका कॉग्निजेंस लेती है, पर स्पेशल कोर्ट इस केस में नहीं लेगी। शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन एक्सेप्ट मतलब कि इस केस में लेगी। मतलब अगर कंप्लेंट करी है राइटिंग में और SFIO के डायरेक्टर ने कंप्लेंट करी है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर ने स्पेशल या जनरल ऑर्डर से पास करा है इन राइटिंग, तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया है, या तो SFIO के डायरेक्टर ने जो जॉइंट सेक्रेटरी है उसके अबव का है, अगर उसने एप्लीकेशन दी है तो स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है। तो ये कॉग्निजेंस की बात हो गई। अब ये जो एक्यूज ऑफ एनी सच ऑफेंस, अब ऑफेंस है ना तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसको रिलीज़ कर सकते हैं बेल पे या बॉन्ड पे, वो रिलीज़ कर सकते हैं, बेल पे करो या बॉन्ड पे करो, पर अनलेस ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। मीन्स अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो ही रिलीज़ कर सकते हैं। मतलब कि क्या कंडीशन पूरी हो सकती है तभी हम बेल पे या बॉन्ड पे रिलीज़ कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी दो टू अपोज दी एप्लीकेशन, क्योंकि बेल पे रिलीज़ कर रहे हैं या बॉन्ड पे रिलीज़ कर रहे हैं, तो किसी ने अप्लाई करा होगा।
अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक अपॉर्चुनिटी दी कि तेको इसके खिलाफ अपोज करना है तो कर, और वेयर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोजेस द एप्लीकेशन, पर स्पेशल कोर्ट को लग रहा है कि रीजनेबल ग्राउंड है उसके पास कि जो पर्सन है वो गिल्टी नहीं है, तो स्पेशल कोर्ट को लग रहा है कि पर्सन है वो गिल्टी नहीं है, एंड ही इज़ नॉट लाइकली टू कमिट ऑफेंस, तो उसके पास एक रीजनेबल ग्राउंड है वो बिलीव करने की कि जो अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अगर ऑफेंस भी करा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अगर अपोज भी करा है, पर स्पेशल कोर्ट को लग रहा है कि वो गिल्टी नहीं है, और गिल्टी नहीं है और ही वॉन्ट कमिट ऑफेंस इफ़ ही रिलीज ऑन बेल, तो उस केस में रिलीज़ कर सकते हैं। तो ये कंडीशन अगर पूरी होती है तो उस केस में जो है आप रिलीज़ कर सकते हो बेल पे या बॉन्ड पे। पर ये कंडीशन पूरी नहीं भी करनी पड़ती, फिर भी आप रिलीज़ कर सकते हो। किस सिचुएशन में? कुछ सिचुएशन ऐसी है जब आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अप्लाई नहीं करना है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है, फिर भी आप इसको जो है आप इसको रिलीज़ कर सकते हो बेल पे या बॉन्ड पे। जब पर्सन जो है 16 साल तक का हो, वुमेन हो, सिख हो या इन्फर्म हो, तो इसको एक निमोनिक बना था 16 साल की पागल औरत। तो सिख 16 साल की पागल औरत बीमार हो गई, तो सिख, इन्फर्म, वुमेन 16 साल, तो अगर ऐसे लोग हैं तो स्पेशल कोर्ट अगर डायरेक्ट करे तो उसको रिलीज़ कर सकते हैं। तो स्पेशल कोर्ट अगर डायरेक्ट करे तो उनको रिलीज़ कर सकते हैं। अब अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन, अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें अरेस्ट के भी प्रोविजंस हैं, और अरेस्ट के प्रोविजंस इसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। तो एक बार समझ लेते हैं इसके अरेस्ट के प्रोविजंस क्या हैं। ओके, ठीक है, तो अरेस्ट के प्रोविजंस अब हम कहते हैं कि अरेस्ट के प्रोविजंस में ये क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अरेस्ट के प्रोविजंस, इफ़ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर या उसके ऊपर की रैंक के ऑफ SFIO में अरेस्ट एनी पर्सन, तो असिस्टेंट डायरेक्टर या उसके अबव के पर्सन जो है वो अरेस्ट कर सकते हैं पर्सन को इफ़ ही हैज़ रीज़न टू बिलीव डैट सच पर्सन इज़ गिल्टी ऑफ ऑफेंस, अगर वो पर्सन गिल्टी ऑफ ऑफेंस है 202126। इसके पहले जो हमने बात करी थी वो जो है उसको रिलीज़ की बात करी थी, ठीक है, पर उसके पहले अरेस्ट करना पड़ेगा ना, फिर रिलीज़ की बात होगी। तो अरेस्ट में बोला गया है कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर या उसके अबव कैटेगरी के जो लोग हैं, अगर उसके पास एक रीज़न टू बिलीव क्रिएट होता है, तो रीज़न टू बिलीव जब क्रिएट होता है तो वो अरेस्ट कर सकते हैं। एक रीज़न टू बिलीव क्रिएट हुआ एंड रीज़न टू बिलीव क्रिएट करने के बाद जो है वो अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर जो है मैं अरेस्ट कर सकते हैं पर्सन इफ़ ही हैज़ रीज़न टू बिलीव डैट सच पर्सन इज़ गिल्टी, वो पर्सन है गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर 2126, ठीक है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर अरेस्ट कर सकता है पर्सन को इफ़ ही हैज़ रीज़न टू बिलीव डेट जो पर्सन है वो गिल्टी ऑफ ऑफेंस है। अब एज सून एज पर्सन इज़ अरेस्टेड, तो उसको अरेस्ट करने से पहले उसको इन्फॉर्म करेंगे ग्राउंड्स कि किस बेसिस पे जो है हम उसे अरेस्ट कर दें। द ऑफिसर नॉट बिलो असिस्टेंट डायरेक्टर जो है, द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर मे एक्सरसाइज द पावर टू अरेस्ट एनी पर्सन ओनली इफ़ ही इज सो ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करती है, तो असिस्टेंट डायरेक्टर तभी कर सकता है अरेस्ट जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑथराइज करे, और एंड देयर इज सम मटेरियल इन हिज पोजीशन, और उसके पास कुछ मटेरियल हो इन हिज पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ विच वो अरेस्ट कर रहा हो, उसके पास एक रीज़न टू बिलीव क्रिएट हुआ। तो क्या बात करी है कि रीज़न टू बिलीव क्रिएट होना चाहिए। अब रीज़न टू बिलीव क्रिएट होने के लिए आपका मटेरियल इन पोजीशन में होना जरूरी है और सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन आना जरूरी है स्पेशल ऑर्डर के थ्रू, तभी वो अरेस्ट कर सकता है। और जो जिसको अरेस्ट कर रहे हैं तो रिकॉर्ड इन राइटिंग द रीजन्स, बाकायदा रीज़न टू बिलीव है तो रीज़न टू बिलीव है तो बाकायदा उसके राइटिंग में भी रिकॉर्ड करेंगे कि मटेरियल इन पोजीशन, जिससे एक रीज़न टू बिलीव क्रिएट हुआ, रीज़न टू बिलीव को राइटिंग में रिकॉर्ड करेंगे और जो है पर्टिकुलर जो है उसको अरेस्ट किया जाएगा। अब कॉपी ऑफ ऑर्डर, अब क्या होता है कि अरेस्ट करा, ठीक है, अब अरेस्ट ऑर्डर की कॉपी, तो कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेस्ट टू बी फॉरवर्डेड टू SFIO, असिस्टेंट डायरेक्टर SFIO को तो भेजेगा ना,
तो ऑर्डर ऑफ अरेस्ट, उसके साथ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन और मटेरियल इन पोजीशन, रीज़न टू बिलीव, ये सब चीज़ें। तो अरेस्ट ऑर्डर वो सेंट्रल SFIO को फॉरवर्ड होगा, कॉपी ऑफ ऑर्डर पास होगा, मटेरियल इन पोजीशन पास होगा, सील्ड एनवलप में जो है वो SFIO को दिया जाएगा। वो सारे ऑर्डर को, अरेस्ट ऑर्डर को, मटेरियल इन पोजीशन को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइजेशन को, जो रीज़न टू बिलीव क्रिएट हुआ उस रीज़न को, पर्टिकुलर रिकॉर्ड को वो SFIO को भेजेगा। अब जो अरेस्टेड पर्सन है, तो अरेस्टेड पर्सन को जुडिशियल मजिस्ट्रेट या स्पेशल कोर्ट के पास ले जाया जाएगा। ये अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्या है कि स्पेशल कोर्ट के पास ले जाया जाएगा, या हो सके तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा। द पीरियड ऑफ 24 आवर्स शैल, और 24 घंटे में ले जाया जाएगा, और 24 आवर्स शैल एक्सक्लूड। तो 24 आवर्स में क्या एक्सक्लूड है? 24 आवर्स में एक्सक्लूड है द टाइम नेसेसरी फॉर जर्नी। तो 24 आवर्स में ये एक्सक्लूड है कि टाइम नेसेसरी फॉर जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू स्पेशल कोर्ट, ये एक्सक्लूड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अरेस्ट के प्रोविजंस पढ़े। फिर बात आती है इंटरिम रिपोर्ट की और फाइनल रिपोर्ट की। आयोग जो है सबमिट करता है इंटरिम रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट इफ़ सो डायरेक्टेड। देखो शैल बोल दिया है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट करा तो SFIO ने इन्वेस्टिगेशन कराए तो भैया वो तो सबमिट होगा रिपोर्ट। और ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी भेजी जाएगी, तो जो है इंटरिम रिपोर्ट भी दी जाएगी और इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट भी दी जाएगी। अब राइट टू ऑब्टेन कॉपीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द एक्ट और इन एड ऑफ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, कॉपी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन कराए हैं तो इन्वेस्टिगेशन की कॉपी जो है वो पर्सन जो कंसर्न है वो एप्लीकेशन के थ्रू जो है मांग सकते हैं कॉपीज़। अब डायरेक्शन ऑफ CG टू SFIO टू इनिशिएट प्रोसिक्यूशन। अब डायरेक्शन बाय CG के डायरेक्शन टू SFIO टू इनिशिएट प्रोसिक्यूशन। अब जब रिसिप्ट होती है इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट की, जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट रिसिप्ट हुई तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकता है SFIO को कि प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करो अगेंस्ट द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ who are or have been employment of the company or any other person directly or indirectly connected। तो कंपनी ऑफिसर या एम्प्लॉय या पर्सन कनेक्टेड विद द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी जो है उसको प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर दे सकती है, डायरेक्ट कर सकती है प्रोसिक्यूशन का। बिफोर मेकिंग सच डायरेक्शन, उस डायरेक्शन को देने से पहले उसको एग्जामिन करना पड़ता है रिपोर्ट को जो सबमिट करी है SFIO ने, और अगर उसको कोई लीगल एडवाइस ले तो लीगल एडवाइस भी वो ले सकता है। अब एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू ट्रिब्यूनल, तो सिंपल सी बात है ना यार। देखो आपको इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जो है, पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट मिलेगी, आपको इसको एग्जामिन करना पड़ेगा, लीगल एडवाइस लो, उसके बाद अगर आपको ऑर्डर देना है तो दो। अब एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू ट्रिब्यूनल फॉर ऑर्डर विद रिगार्ड टू डिसगॉर्जमेंट। अब डिसगॉर्जमेंट के ऑर्डर की बात करी तो वेयर द रिपोर्ट सबमिटेड बाय SFIO, जब SFIO ने रिपोर्ट सबमिट करी सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो स्टेट हो रहा है कि जो फ्रॉड है कंपनी में हुआ है एंड उस फ्रॉड के कारण डायरेक्टर, KMP या अदर ऑफिसर जो है या अदर पर्सन है उन्होंने अनड्यू एडवांटेज लिया है। अनड्यू एडवांटेज किस फॉर्म में? वेदर इन फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, एसेट और कैश, या किसी भी मैनर में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एप्लीकेशन फाइल कर सकती है बिफोर द ट्रिब्यूनल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर एप्लीकेशन फाइल करेगी ट्रिब्यूनल को फॉर अप्रोप्रिएट ऑर्डर विद रिगार्ड टू डिसगॉर्जमेंट ऑफ सच एसेट। तो अगर रिपोर्ट स्टेट कर रहा है कि फ्रॉड हुआ है, डायरेक्टर, KMP, ऑफिसर, एम्प्लॉय या पर्सन कंसर्न ने अनड्यू एडवांटेज लिए हैं इन फॉर्म ऑफ एसेट, प्रॉपर्टी, कैश, तो उस केस में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकती है ट्रिब्यूनल को डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर का। तो डिसगॉर्जमेंट ऑफ एनी सच एसेट, प्रॉपर्टी और कैश, और ऑल्सो होल्ड सच डायरेक्टर, KMP और अदर पर्सन लायबल, पर्सनल लायबल कर सकती है। तो डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर पास करती है टू डिसगॉर्ज एसेट, प्रॉपर्टी और कैश, और उस पर्टिकुलर पर्सन को पर्सनली लायबल कर सकती है विदाउट एनी लिमिटेशन, उस पर्सन को पर्सनली लायबल हेल्ड कर सकती है। अब इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट है विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, बट SFIO के रिस्पेक्ट में हमने ये पढ़ा है। अब
इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट डीम्ड टू बी रिपोर्ट फाइल्ड बाय द पुलिस ऑफिसर। जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है वो डीम्ड मान ली जाती है कि ये पर्टिकुलर वही रिपोर्ट है जो पुलिस ऑफिसर ने फाइल करके रखी है। इन्वेस्टिगेशन अंडर कंपनी एक्ट 1956 टू बी कंटिन्यू ऑल अदर अथॉरिटीज़ टू फर्निश इन्फॉर्मेशन टू SFIO एंड शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन बाय SFIO विद अदर अथॉरिटीज़। तो सारी अथॉरिटीज़ को फर्निश करनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन टू SFIO एंड शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय SFIO विद अदर अथॉरिटीज़। और जो SFIO को भी जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आई है वो इन्फॉर्मेशन भी दूसरी अथॉरिटीज़ से शेयर होंगे। तो इन केस ऑफ SFIO हैज़ बिन इन्वेस्टिगेटिंग एनी ऑफेंस, तो इन केस SFIO अगर इन्वेस्टिगेट कर रहा है कोई सा ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और एनी अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस अथॉरिटी, इनकम टैक्स अथॉरिटी हैविंग एनी इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस। तो अगर SFIO इन्वेस्टिगेट कर रहा है कुछ ऑफेंस का और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस अथॉरिटी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, उनके पास अगर इन्फॉर्मेशन है तो इस केस में जो है उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है सारी इन्फॉर्मेशन। तो बेटर है प्रोवाइड करो ऑल सच इन्फॉर्मेशन। और SFIO को भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करनी पड़ेगी। मतलब ये टू एंड फ्रो है, आप मुझे शेयर करो, मैं आपको शेयर करूँगा। तो इस तरीके से जो है ये टू एंड फ्रो काम करता है। तो हमने जो इस तरीके से हमने SFIO को समझा है, तो SFIO को हमने फटाफट हम रिवाइज़ कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सबसे पहले SFIO को कॉन्स्टिट्यूट करता है और नोटिफिकेशन के थ्रू SFIO को कॉन्स्टिट्यूट करता है। उसके अंदर डायरेक्टर होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी या उसके अबव के जो अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं फॉलोइंग फील्ड के, और जो है ऑफिसर और एम्प्लॉय अपॉइंट होते हैं। और ऑफिसर जो एम्प्लॉय है वो ऑफिसर और एम्प्लॉय जो है वो एफिशिएंट फंक्शन को डिस्चार्ज करते हैं। फिर हमने बात करी थी कि SFIO की जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जब ओपिनियन होता है, PSR तो हमने पढ़ा ही पढ़ा। फिर एक और चीज़ पढ़ी थी हमने कि जब रिक्वेस्ट आती है डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन है इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी SFIO के थ्रू होनी चाहिए, तो वो डायरेक्ट करती है SFIO को। SFIO फिर डायरेक्टर अपॉइंट करता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट करता है। उसके बाद इंस्पेक्टर की पावर है और कंपनी की ड्यूटी है कि SFIO को कंप्लायंस करना। सारी पेंडिंग जो प्रोसीडिंग्स है, सारी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स अपडेट हो जाएगी और कोई फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो है SFIO को दे दी जाएगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो कॉग्निजेंस तभी लिया जाएगा जब डायरेक्टर ऑफ SFIO या गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं, वो कंप्लेंट कर रहे हैं जो स्पेशल कोर्ट को, तो स्पेशल कोर्ट इसका कॉग्निजेंस लेता है। और फिर बाकायदा उसके बाद अपने ऑर्डर की बात करी थी। तो जो ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसको रिलीज़ कर सकते हैं बेल पे या बॉन्ड पे, पर दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपोज करा हो, अपॉर्चुनिटी दी हो, और आफ्टर द अपोजिशन अगर स्पेशल कोर्ट को लग रहा है कि पर्सन इज़ नॉट गिल्टी एंड पर्सन विल वॉन्ट डू एनी कमेंट, विल नॉट कमिट एनी ऑफेंस इफ़ रिलीज ऑन बेल, तो उस केस में उसको बेल पे रिलीज़ कर सकते हैं। पर 16 साल की सिक इन्फॉर्म अगर पर्सन है तो उस केस में तो जो है उसको बेल पे भी रिलीज़ नहीं किया जाएगा, उसको बेल पे रिलीज़ कर दिया जाएगा विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। फिर इस केस में हमने पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बाकायदा ऑथराइज़ करती है ऑर्डर से और डायरेक्ट करती है असिस्टेंट डायरेक्टर को अरेस्ट करने का। तो असिस्टेंट डायरेक्टर अरेस्ट करने से पहले जो है उसका मटेरियल इन पोजीशन होना चाहिए, रीज़न टू बिलीव होना चाहिए, रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, उसको पर्टिकुलर उसको रिकॉर्ड राइटिंग में होना चाहिए कि पर्सन जो है वो गिल्टी ऑफ ऑफेंस है। तो जो पर्सन है वो गिल्टी ऑफ ऑफेंस है, तो उस केस में अगर पर्सन गिल्टी ऑफ ऑफेंस है तो उस केस में जो है अरेस्ट करेगी और बाकायदा जो ऑर्डर की कॉपी है, डॉक्यूमेंटेशन है, SFIO को भेज दिए जाएंगे। और जो जिस पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं उसको भी ग्राउंड के बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और अरेस्टेड पर्सन को 24 घंटे में जुडिशियल मजिस्ट्रेट या स्पेशल कोर्ट के पास ले जाएंगे। SFIO अपना इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है उसको वो एग्जामिन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर वो डायरेक्ट करता है प्रोसिक्यूशन को। तो एग्जामिन करने के बाद, लीगल एडवाइस लेने के बाद वो डायरेक्ट करता है प्रोसिक्यूशन को। और फिर SFIO जो है कंपनी एम्प्लॉय ऑफिसर या पर्सन जो कनेक्टेड हुए है विद अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तो उसको प्रोसिक्यूट कर लेगी। अगर SFIO की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसमें फ्रॉड की बात करी गई है और किसी डायरेक्टर ने, एम्प्लॉय ने, KMP ने, ऑफिसर ने कुछ अनड्यू एडवांटेज लिए हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अनड्यू एडवांटेज लिए हैं इन फॉर्म ऑफ एसेट, प्रॉपर्टी या कैश, तो उस केस में जो है पर्टिकुलर तो उस केस में क्या हो जाएगा एक मिनट तो उस केस में क्या हो जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अप्लाई करेगी ट्रिब्यूनल को। तो एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेगी कि डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर पास करो, उस पर्सन को पर्सनली लायबल हेल्ड करो विदाउट एनी लिमिटेशन। फिर SFIO को सारी इन्फॉर्मेशन अदर अथॉरिटीज़ को देनी है और अदर अथॉरिटीज़ को भी जो है सारी इन्फॉर्मेशन SFIO को देनी है। तो इस तरीके से जो है हमने SFIO के सेक्शंस पढ़े। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं।
तो मिस प्रीति है, 32 साल की लेडी है, सिंपल सी बात है, अगर ये लेडी है, वुमेन है, तो अगर आपने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं भी दी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, तो अगर स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है तो उसको रिलीज़ कर सकते हैं विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू प्रोसिक्यूटर। तो उसको अरेस्ट करा था फॉर एन ऑफेंस, ठीक है, 447 का। सबसे पहले ऑफेंस ऑफ कॉग्निजेंस स्पेशल कोर्ट तभी लेगी, तो आपको वो लिखना है, ठीक है, ऑन अ कंप्लेंट मेड बाय डायरेक्टर। तो क्या बोला है, कंप्लेंट किसने करी है, डायरेक्टर ने। डायरेक्टर ने कंप्लेंट करी है, मतलब कि ऑफेंस कॉग्निजेबल हो गया है, अब उसको रिलीज़ करना है। प्रीति सीक योर लीगल एडवाइस एज टू द कंडीशन विच शी कैन बी अंडर विच शी कैन बी रिलीज ऑन बेल एंड द रोल ऑफ स्पेशल कोर्ट इन दिस रिगार्ड। तो क्या बोल के रखा है कि सबसे पहले तो कंप्लेंट करी डायरेक्टर ने, तो स्पेशल कोर्ट उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेता है। अब अगर इसको रिलीज़ करना है, अगर रिलीज़ करना है तो अगर इफ़ स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट, तो इसको रिलीज़ कर सकते हैं ऑन बेल या और ऑन बोर्ड विदाउट गिविंग जो है अपॉर्चुनिटी टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस कब लेता है, जब डायरेक्टर ऑफ एसएफआई कंप्लेंट करता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो कंप्लेंट करते हैं, ये ले लिया। फिर 16 साल वुमेन किसी को इन्फॉर्म की बात कर ली, तो रिलीज़ कर सकते हैं बेल पे इफ़ स्पेशल कोर्ट से डायरेक्ट इन द गिवन केस दिया जाए, देखा जाए तो स्पेशल कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है ऑफ द ऑफेंस कमिटेड बाय द प्रीति, ऑफेंस कवर्ड है 447 में, रिलीज़ कर सकते हैं बेल पर। तो इफ़ स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट, तो इसमें अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो स्पेशल कोर्ट हैज़ द डिस्क्रिशन टू ग्रांट बेल टू प्रीति इवन विदाउट प्रोवाइडिंग एनी अपॉर्चुनिटी टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत नहीं है। अब इधर बात आती है कुछ छोटे छोटे 2-3 सेक्शंस की, छोटे छोटे 2 सेक्शंस की, वापस फिर इन्वेस्टिगेशन का सेक्शन चालू हो जाता है। तो छोटे 2 सेक्शंस कौन से हैं, तो सेक्शन 214। तो सेक्शन 214 क्या बात कर रहा है, सेक्शन 214 अप्लाइज वेयर एन इन्वेस्टिगेशन इज ऑर्डर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेक्शन 214 अप्लाई होता है जब इन्वेस्टिगेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर होता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंस्पेक्टर अपॉइंट करने से पहले वो सिक्योरिटी डिपॉजिट को डिमांड करता है। और जब सिक्योरिटी डिपॉजिट को डिमांड करता है तो उसका पर्टिकुलर जो है, ये जो है इसका क्राइटेरिया है कि टर्नओवर 50 करोड़ तक का है तो ठीक है, फिर 50 से 200 है, फिर 200 से अबव है। तो 50 करोड़ तक का है तो 10,000, 50 से 200 है 15,000, 200 से अबव है तो 25,000। तो 10, 15, फिर 20 नहीं है, डायरेक्ट 25 है। फिर जो इंस्पेक्टर है, कोई फर्म, बॉडी, कॉर्पोरेट या अदर एसोसिएशन जो है वो इंस्पेक्टर नहीं बन सकती, इंस्पेक्टर तो इंडिविजुअल ही बनता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमने इन्वेस्टिगेशन के पर्टिकुलर हमने कुछ हमने मैक्सिमम क्वेश्चन तो नहीं, सेक्शंस तो नहीं बोल सकते, पर हमने 40% ऑफ इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन हमने ओवर करा है। और हमने इस तरीके से जो है सारे प्रोविजंस पढ़े हैं, जिसमें हमने सिक्योरिटी के बारे में पढ़ लिया है 214। फिर हमने बात करी है कि एसएफआईओ के बारे में हमने पढ़ा है, एसएफआईओ का कॉन्स्टिट्यूशन और एसएफआईओ किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है, एसएफआईओ का हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है। देन उसके बाद हमने जो है पर्टिकुलर, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, 213 कैसे ट्रिब्यूनल इन्वेस्टिगेशन करता है, कि इसमें 2 केसेस होते हैं, जब एलिजिबल मेंबर्स अप्लाई कर रहे हों या कोई से दूसरे पर्सन अप्लाई कर रहे हों, तो इस पर हमने क्वेश्चन पढ़ा था। फिर हमने ये पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से जो है अप्लाई करता है। सर्च एंड सीजर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से सर्च एंड सीजर रजिस्ट्रार करता है, 180 दिन के लिए एक रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव होना चाहिए, तो सर्च एंड सीजर कर सकते हैं। फिर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से जो है इन्वेस्टिगेशन जो है इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो हमने 210, 212, 213 पढ़ लिया। 2 सेक्शन और है इन्वेस्टिगेशन के, 216 और 219। हमने इस पर भी क्वेश्चंस करे थे। फिर इंस्पेक्शन की रिपोर्ट की बात करी थी। फिर हमने जो है इसके अलावा इंस्पेक्शन की रिपोर्ट के अलावा फिर हमने पढ़ा था कि जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार को इंक्वायरी का पावर है, इंस्पेक्शन का पावर है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंस्पेक्शन का पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है रजिस्ट्रार को या इंस्पेक्टर को कि वो इंक्वायरी करे। इंक्वायरी होता है तो पर्टिकुलर वो ऑर्डर से होता है, और पास्ट ऑफिसर्स की भी ड्यूटी रहती है। और फिर हमने ये पढ़ा था कि पेनल्टी लग जाती है, अगर पास्ट ऑफिसर्स ने कंप्लाई नहीं करा हो तो 1 लाख की पेनल्टी लग जाती है, 500 पर डे की पेनल्टी लग जाती है। और अगर आपने डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करे हो 207 के, जो 207 के डायरेक्शंस थे वो पर्टिकुलर, अगर आपने 207 के डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं करा हो
तो जो पनिशमेंट है उधर भी पनिशमेंट दे के रखे थे कि वो डायरेक्टर और ऑफिसर को पनिशमेंट होगी 1 साल की और फाइन लग जाएगा 25,000 से 1 लाख तक का। तो इस तरीके से जो है हमने 206 पढ़ा था। अब हमने 206 का सबसेक्शन 3 में ये पढ़ा था, 206 का सबसेक्शन 3 में इसमें हमने कंडीशंस पढ़ी थी कि जो है कब जो है पर्टिकुलर कब की सिचुएशन में इंस्पेक्शन हो सकता है कि जब इंफॉर्मेशन नहीं है, ये जब इंफॉर्मेशन आई है तो इनएडिक्वेट आई है, और या तो स्क्रूटनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हमको लग रहा है कि अनसेटिस्फैक्टरी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है और फुल एंड फेयर स्टेटमेंट डिस्क्लोज नहीं हुए हैं, तो उस केस में रजिस्ट्रार इंस्पेक्ट कर सकता है और रजिस्ट्रार इंक्वायरी कर सकता है। कब इंक्वायरी कर सकता है कि जब बिजनेस है वो फ्रॉडुलेंट मैनर में हो रहे हैं या ग्रीवियंस रिड्रेस नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने पढ़ा। फिर सर्कमस्टेंस तो वारंट की बात करी थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकता है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को बोल सकता है इंस्पेक्शन करने का। तो इस तरीके से जो है हमने इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के अराउंड 40% तक ओवर कर लिया है। अब बचे हुए सेक्शंस में सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, फिर बाकी सन्डी कुछ छोटे छोटे सेक्शंस है, और इस तरीके से जो है हमारा फिर बचा हुआ जो पोर्शन है वो भी ओवर हो जाएगा। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। बट अगर आपको कैसा लगा ये इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन का जो है डिस्कशन, बताइएगा और इस पर वर्क किया जाएगा और उसको बेटर किया जाएगा। तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। जैसा भी लगे मुझे बताइएगा। थैंक यू।